हेलो एवरीवन। हेलो हेलो। क्या स्क्रीन दिख रही है? एवरीथिंग इज फाइन, मैं ऑडिबल हूँ? एवरीथिंग इज क्लियर? हेलो डोरमी, हेलो प्राची, हेलो अभिलिप्सा, हेलो। सब कुछ क्लियर है ना? कोई इशू तो नहीं है? हाय अलीजा, गुड इवनिंग। ओके, ऑल क्लियर, ठीक है ठीक है ठीक। गुड इवनिंग जागृति, गुड इवनिंग। अच्छा ठीक है, ऑल क्लियर है, ओके। तो आ जाओ, आज एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर। हेलो शालिनी, आई गेस यू आर न्यू टू द क्लास। ग्लैड टू सी यू आज। ठीक है, आई एम हैप्पी कि आज नए स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करेंगे। तो हेलो। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एक नया यूनिट, जिसके लिए कोई भी प्रीवियस नॉलेज ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कुछ भी बैकलॉग्स हो, नो, नॉट एन इशू। ठीक है, इस यहाँ से आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, एंड इसके बाद बैकलॉग्स मत रखना। ठीक है, आज हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ऑप्टिक्स के अंदर आता है, ऑप्टिक्स का यूनिट। काफ़ी स्टूडेंट्स ये कहते कि ऑप्टिक्स एक ऐसा चीज़ है जो समझ में नहीं आता है। हालांकि ऑप्टिक्स इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग। वो अलग बात है कि बस स्टूडेंट्स ऐसे डर का माहौल बना के रखते हैं ऑप्टिक्स के ऊपर। हाय शालिनी, यस भैया, बिकॉज बैकलॉग। अच्छा शालिनी, आई गेट इट, ओके ओके। तो यहाँ से अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑप्टिक्स है, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है। ओके, तो इसके लिए वी डोंट नीड एनी बैकलॉग वाले चैप्टर्स का नॉलेज। ओके, तो यहाँ से फ्रेश स्टार्ट होगा। तो कंसिस्टेंटली अटेंड द वीडियोस। ओके, एंड कोशिश करना कि कोई भी बैकलॉग ना बचे। ठीक है, ट्राई टू कवर अप योर बैकलॉग्स आल्सो अलोंग विद इट। ओके, हाय जिया, हाय हाय। तो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो एवरीवन, आई एम हितेश गुप्ता, योर फिजिक्स एजुकेटरशिप बैच, जो कि कम्प्लीटली फ्री बैच है, जहाँ पे हम लोग नीट का सिलेबस कंप्लीट करते हैं इन 3 मंथ्स, एंड करंटली वी आर डन विथ 1 मंथ एंड 27 days। एंड आज हम लोग एक फ्रेश यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ऑप्टिक्स है। तो एक्साइटेड फॉर दिस क्लास, ठीक है ना? तो आई गेस सब लोग ज्वाइन कर लिए, देन विल बिगिन एट एनी मोमेंट। हाय लिप्ति, न्यू फेसेस टुडे, ग्लैड टू सी दैट। न्यू, नए लोग ज्वाइन करें क्लास आज। तो विल बिगिन विथ ऑप्टिक्स, ठीक है ना? और इसके पहले कि वी बिगिन, मैं बस ये बता देता हूँ कि 30th को आपका एक गूगल मीट होने वाला है वापस। ठीक है, हाय निहाल, अनदर न्यू पर्सन, ग्लैड टू सी यू, वेलकम निहाल। ओके, एंड हाँ, मैं कह रहा था कि 30th को हमारा गूगल मीट होने वाला है, जहाँ पे वापस हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स रिलेटेड कैसे इंप्रूव करना है, कैसे बैकलॉग्स खत्म करने हैं, या फिर कोई भी आपको पर्सनल डाउट है जो जो पूछना है, देन यू कैन टॉक टू मी। ठीक है, 30th को ज्वाइन करना गूगल मीट, बैकलॉग के बारे में सब बता दूंगा, कैसे क्लियर करना है पैरेलल, कैसे क्लियर करना है बैकलॉग, उसके साथ साथ कैसे न्यू चैप्टर भी करने हैं। ओके, नो प्रॉब्लम लिखती, वी कैन डू इट टुगेदर। ठीक है, 30th को जो गूगल मीट होने वाला है उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना? बैकलॉग्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे प्रीवियस बैकलॉग्स को भी पैरेलल लेके चलना है विद द न्यू चैप्टर्स। ओके, ये दो दो अलीजा है क्या? एक ALEEZA है और एक ALIZA है, दोनों अलग है या सेम ही है? ओके, ठीक है ठीक है। तो विल बिगिन विद द चैप्टर। आई गेस सभी ने ज्वाइन कर लिया है, तो विल बिगिन विद द न्यू चैप्टर टुडे, व्हिच इज रे ऑप्टिक्स। ओके, गुड इवनिंग भावना, गुड इवनिंग। अलग है, ओके ठीक है। तो स्क्रीन दिख रही होगी, आई गेस नथिंग इज, कोई इशू तो नहीं है? ठीक है, ओके। हाय शालिनी, ओके चलो ठीक है, बिगिन करते हैं। तो रे ऑप्टिक्स क्या है? देखो, अगर मैं ब्रीफली बताऊं तो रे ऑप्टिक्स एक वास्ट चैप्टर है, लेकिन एक सिंपल चैप्टर है। ठीक है, स्टूडेंट्स बस रे ऑप्टिक्स से इसलिए डरते हैं क्योंकि जो मेजर पॉइंट है साइन कन्वेंशन, उन्हें वो समझ में नहीं आते कि कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो दैट इज नॉट एन इशू। ठीक है, रे ऑप्टिक्स कंप्लीट करने में आई गेस आइडियली 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपरली कंप्लीट करना है ये चैप्टर। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये चैप्टर मस्ट बी वन ऑफ योर स्ट्रेंथ। ओके, हाय शिव, हेलो हेलो। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास भी करेंगे। 2 लेक्चर के बाद हम लोग एक क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास रखेंगे, उसके बाद वापस 2 लेक्चर्स के बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास रखेंगे। ओके, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, DPP भी सॉल्व करना, क्योंकि अगर फिजिक्स में इंप्रूव करना है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके, गुड इवनिंग शिव, गुड इवनिंग। तो रे ऑप्टिक्स क्या है? तो रे ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि डील करता है विद लाइट रेज। ठीक है, तो लाइट रेज क्या है? उसके पहले लाइट क्या होता है? लाइट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। ओके, एक सेकंड देना गाइस, मैं बस अपना चार्जर कनेक्ट कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, एक सेकंड देना बस।
तो हाय एवरीवन। हाँ मतलब सर 4 लेक्चर्स लगेंगे रे ऑप्टिक्स ख़त्म करने में, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ तो इसे हम लोग 2 लेक्चर में भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन सिंस इस चैप्टर से ज़्यादा डर है स्टूडेंट्स को, तो फिर मैंने सोचा 4 लेक्चर दे देते हैं, ठीक है। 4 लेक्चर भी मोर देन सफिशिएंट। ओके ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। अब लाइट जो इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स नोन एज कॉर्पस्कल्स, ठीक है। ये एक थ्योरी था जिसे एक फेमस साइंटिस्ट ने दिया था। अगर आपको याद है उस साइंटिस्ट का नाम तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो वेव या फिर लाइट है क्या? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। सब क्लियर है ना? जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन। ओके ठीक है, ओके। तो देखो, हाँ ठीक है, सबका टाइम लगा, ओके। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। लाइट एक पर्टिकुलर वेव रहता है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अ स्ट्रेट पाथ, इट्स अ वेव काइंड ऑफ नेचर है, ठीक है। लाइट एक वेव के फॉर्म में ही ट्रैवल करता है, ठीक है। एंड लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर नोन एज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्पस्कल्स, ठीक है। उसका दूसरा नाम भी होता है, वो मैं आगे बताऊंगा, ओके। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थियोरी, उन्होंने क्या कहा था कि उनका जो पॉपुलर थियोरी था विच वॉज थियोरी ऑफ रेडिएशन, उन्होंने कहा था कि लाइट जो है ना, इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। एंड इट एग्जिबिट्स फिनोमेना लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये सारे इफेक्ट्स हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है। सारे इफेक्ट्स एक पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, जो कि ये चैप्टर है। आगे भी जो चैप्टर है उसमें भी हम लोग पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलरली फोकस करेंगे इन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन का थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में, लेकिन डिफ्रैक्शन इन डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ओके। पोलराइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो फिर इस चैप्टर में मेनली हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स इज नथिंग बट इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, विच डील विद प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, ओके। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स, ठीक है, जैसे फिजिक्स के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। पहला इज रे ऑप्टिक्स, सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स एंड थर्ड इज क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स तो हमारे सिलेबस में है नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें, विच इज रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, ओके। तो रे ऑप्टिक्स ये वाला चैप्टर है, और नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो होगा वेव ऑप्टिक्स, जहाँ पे हम लोग डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे और बहुत कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट क्या है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊँ ना, तो रे ऑफ लाइट इज नथिंग बट इट इज द पाथ ऑफ लाइट बिटवीन टू पर्टिकुलर पॉइंट्स। जैसे मैं अगर ये एक पॉइंट ले लूँ ए और ये एक पॉइंट ले लूँ बी, तो फिर ये जो पाथ ऑफ लाइट होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द रे ऑफ लाइट, ठीक है। जैसे कि आपने काफ़ी सारे डायग्राम्स देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे एक रॉड रहता है, तो फिर इधर से लाइट रेज ऐसे निकलते हैं, काफ़ी सारे लाइट रेज निकलते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। ये ज़रूरी नहीं कि एक ऑब्जेक्ट से सिर्फ 2 ही लाइट रेज आएंगे, ऐसे काफ़ी सारे लाइट रेज आते हैं, लेकिन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 2 या 3 ही हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग सारे लाइट रेज ड्रॉ करेंगे तब तो स्पेस ही नहीं बचेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए हम लोग सिर्फ 2 या फिर मैक्सिमम 3 लाइट रेज कंसिडर करते हैं, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन, इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है? देखो, when light ray is incident on one medium and is transmitted into the same medium, it is called as reflection of light. मैं समझाता हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या था। देखो, मान लो कि यहाँ पे दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ मीडियम, ठीक है। यहाँ पे मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। मान लो कि यहाँ पे है एयर और यहाँ पे है ऑयल, ठीक है। 2 डिफरेंट मीडियम्स हो गए, ठीक है। और मान लो यहाँ पे मैंने एक मिरर प्लेस कर दिया है, ओके। ये उसका सिल्वर सरफेस है। जहाँ पर भी मैं ऐसा डायग्राम बना दूंगा, इसका मतलब ये कि वो सिल्वर सरफेस है, ठीक है। और ये ऊपर की ओर उसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है। तो फिर अब कुछ टर्म जो आपको पता रहना चाहिए। पहला टर्म क्या है? इट इज कॉल्ड नॉर्मल, ठीक है, विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द मिरर, ठीक है। मान लो अगर मेरा मिरर ऐसे है, तो फिर इसका नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है। मान लो अगर मेरा मिरर ऐसे है, तो इसका नॉर्मल विल बी परपेंडिकुलर लाइक दिस, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? जैसे ही लाइट रेज आएंगे वो यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे इस मिरर के ऊपर, तो फिर जो एंगल बनता है बिटवीन नॉर्मल एंड द एंगल एंड द इंसिडेंट रे, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि यहाँ पे ये हो जाता है। और ये पर्टिकुलर रे जो आके इस मिरर को स्ट्राइक करती है, इस पर्टिकुलर रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, ओके।
तो ये रे का नाम क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। क्यों? बिकॉज दिस पर्टिकुलर लाइट रे इज इंसिडेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे, तो फिर यहाँ से लाइट रेज ऐसे आ रहे हैं और मिरर पे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल हमें कहाँ पे ड्रॉ करना है, हमें वहीं पर ड्रॉ करना है जहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक करता है सर्फेस को। मान लो कि मेरा इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो फिर मैं नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ओके, इस पर्टिकुलर डायग्राम में लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो फिर नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ करूंगा मैं। ओके, सबको समझ में आ रहा है अभी तक? इंसिडेंट लाइट रे क्या है एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? इतना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो थम्स अप दो, तभी आगे बढ़ेंगे। आप सब कंफर्मेशन देना, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और अगर किसी को कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो फिर बी ओपन एंड आस्क योर डाउट, ठीक है, डरना मत, ठीक है। अपने बड़े भैया जैसे ही समझ लो और क्वेश्चन पूछ लो, इवन द सिलियस डाउट कोई इशू नहीं है, पूछ लेना। ओके, तो अब इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या क्या है डेफिनेशन, व्हेन लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन वन मीडियम, ठीक है, जो कि यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे लाइट रे है जो कि इंसिडेंट है इन अ पर्टिकुलर मीडियम जो कि एयर है, ठीक है। यानी कि एयर मीडियम में हमारा इंसिडेंट लाइट रे आ रहा है, ओके, एंड इज ट्रांसमिटेड इनटू द सेम मीडियम, यानी कि सेम मीडियम में वो ट्रांसमिट भी हो रहा है रिफ्लेक्शन के बाद। इट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे ही लाइट रे यहाँ पे आया, वो यहाँ पे मिरर को स्ट्राइक करेगा और फिर यहाँ से वो वापस इसी मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगा। ये रे जो ट्रांसमिट हो रहा है इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इंसिडेंट रे और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, मान लो कि मिरर, मान लो ये पर्टिकुलर चीज मेरा मिरर है, ठीक है, ये ब्लू डायरी मेरा मिरर था, ठीक है। और यहाँ से ऐसे लाइट रे आया, इससे यहाँ पे स्ट्राइक किया और फिर वो बाउंस बैक हो गया सेम मीडियम में, ठीक है। सेम मीडियम में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये ऐसे जाके दूसरे मीडियम में एंटर नहीं हो रहा है, ये यहाँ से स्ट्राइक करके वापस इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फिर इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाम में पड़ा है किसी चीज को रिफ्लेक्ट करना यानी कि सेम मीडियम में रिटर्न कर देना। यहाँ पे सिंस लाइट रिफ्लेक्ट होता है तो फिर इसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज। ओके, क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? सेम मीडियम एट सेम एंगल, हाँ श्योर। और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एंगल बन रहा है बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सबको समझ में आ गया? ठीक है, ओके, ठीक है। अब कुछ लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, ठीक है। वो लॉज क्या होते हैं उसे देख लेते हैं। पहला लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि यहाँ पे जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है ना, मान लो कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा बन रहा है 30 डिग्री, तो फिर यहाँ पर भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री ही होगा। ओके, तो फिर इस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लूँ आप सबसे, सब लोग आंसर दे देना, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, ओके, सिंपल क्वेश्चन है। मान लो कि यहाँ पे मेरा मिरर है, ठीक है, दिस इज द सिल्वर सरफेस ऑफ द मिरर, दिस इज माई इंसिडेंट लाइट रे, ऐसे, ठीक है, और ये मेरा नॉर्मल हो गया यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि दिस पर्टिकुलर एंगल इज 70 डिग्री। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अब रिफ्लेक्शन के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये बताओ मुझे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा बताओ, चार सेक्शन में आंसर बताओ क्या होगा। ओके, अभिलिप्सा ने आंसर बताया, ओके, प्राची ने भी बताया है, ठीक है। और किसी को बताना है? ओके, अभिलिप्सा, प्राची एंड जिया तीनों बोले 20 डिग्रीज, लिप्ति इज ऑल्सो सेइंग 20 डिग्रीज। ओके, बाकी स्टूडेंट्स आपको क्या लगता है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? 20। अलीजा समझ में ना आया, समझ में नहीं आया, ओके, मैं समझाता हूँ अलीजा को। प्रीति इज ऑल्सो सेइंग 20 डिग्रीज, ओके, ओके, ठीक है, द आंसर इज 20 डिग्रीज, ठीक है। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया मैं बताता हूँ, देखो। ओके डोरमी, वेट मैं समझाता हूँ। डोरमी, क्वेश्चन में मैंने ये पूछा है कि जब ये लाइट रे यहाँ से आ रहा है, ठीक है, दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है, तो फिर अब ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा मिरर पे, ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मान लो सेम मीडियम में ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक हिंट दिया कि दिस एंगल 70 डिग्री, ठीक है, और मैंने ये कहा था कि नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर, यानी कि मेरा जो नॉर्मल है इट विल मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर, ठीक है, यानी कि ये पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ओके, तो अगर ये एंगल 70 डिग्री है तो फिर ये एंगल 20 डिग्री होगा ना, 70 + 20 गिव्स मी 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल क्या है, दिस इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट लाइट रे एंड द नॉर्मल, और मैंने कहा था कि द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट रे एंड नॉर्मल को ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि 20 डिग्री इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, तो फिर अब ये रिफ्लेक्ट हो जाता है,
और पहला लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो फिर यहाँ से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 20 डिग्री है तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, लॉ अप्लाई करो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, तो फिर यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा 20 डिग्री। ओके, हाँ शिफ्ट 90 माइनस 70 होगा, करेक्ट शालिनी, इट इज 20 डिग्रीज। समझ में आ गया? ओके डोरमी, ओके अलीजा, समझ में आ गया ना आपको? हाँ लिखती 70 90 माइनस 70 इज 20 डिग्री। ओके ठीक है, क्लियर है? ओके, अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे लाई इन द सेम प्लेन। इसका मतलब क्या है, जो हमारा इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है, और जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे है और जो नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो इस चीज़ में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो ये मेरा मिरर है, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेन में है, जो कि एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। मान लो इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आया, रिफ्लेक्टेड ऐसे जा रहा है और यहाँ पे नॉर्मल है, तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल इस पर्टिकुलर प्लेन में है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कुछ और है। और उस पर्टिकुलर चीज़ का मतलब ये है, इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये मेरा मिरर है, ठीक है, दिस इज माई पर्टिकुलर मिरर, ओके। तो यहाँ से इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पे आती है और यहाँ पे स्ट्राइक करता है। अब स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है और ये हो जाता है मेरा रिफ्लेक्टेड रे। तो ये है मेरा रिफ्लेक्टेड रे, ये है मेरा इंसिडेंट रे, और जहाँ पर ये स्ट्राइक करता है ना मिरर को, वहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या होता है, इट इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। तो फिर यहाँ से ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल, ठीक है। तो फिर अब लॉ ये कह रहा है कि इंसिडेंट लाइट रे 1, रिफ्लेक्टेड लाइट रे 2 एंड 3, जो कि हमारा नॉर्मल है, तीनों एक ही प्लेन में रहते हैं। कौन सा प्लेन? अगर मैं ये तीनों को एक पर्टिकुलर प्लेन में ले लूँ, ऐसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो पर्टिकुलर प्लेन है ना ग्लास का, इस प्लेन में ये तीनों रहते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में तीनों रहते हैं। समझ में आ रहा है? वर्टिकल प्लेन में तीनों लाइट रेज रहते हैं, ओके, ना कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इस लॉ का बस यही मतलब था, सिंपल लॉ था। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? ओके ठीक है, ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ ऐसे समझो कि जैसे कोई पर्टिकुलर चीज़ अपने पास से डेविएट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, मान लो कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर कर्व सरफेस है, ठीक है, और फिर मैं अपना मस्त यहाँ पे जा रहा हूँ कार में, ठीक है, कार में जा रहा हूँ मैं अपने 100 के स्पीड पे, ओके, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहा हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे मुझे टर्न लेना है, ठीक है, नो प्रॉब्लम रियाज, नो प्रॉब्लम, अभी बस हमने स्टार्ट ही किया था, ओके। तो फिर मान लो मैं जा रहा हूँ अपने मस्त 100 किलोमीटर आवर के स्पीड पे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मुझे एक टर्न लेना है, ओके, लेकिन मैं इतने स्पीड में हूँ कि मैं वो टर्न ले नहीं पाता हूँ, मैं सीधा यहाँ से ऐसे निकल जाता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ से सीधा ऐसे निकल गया, क्यों? क्योंकि मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा था, मैं टर्न ले नहीं पाया था, लेकिन मुझे टर्न लेना चाहिए था। तो फिर यहाँ से क्या हुआ, मैं अपने पाथ से डिविएट हो गया, यानी कि मैं अपने रास्ते से भटक गया। मुझे जाना तो ऐसे था लेकिन मैं निकल ऐसे गया, तो फिर मैं इतने एंगल से डिविएट हो गया। इस पर्टिकुलर चीज़ को ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, यानी कि मैं अपने ओरिजिनल पाथ से कितना मुड़ चुका हूँ, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं डिविएशन। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? ओके रियाज, ठीक है, सी ओके, ठीक है प्राची, गॉट इट। जैसे मैं डिविएट होता हूँ मोबाइल को देखकर, हाँ शिव वैसे ही वो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, डिविएट नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करना कि ज़्यादा डिविएट ना हो, ठीक है। ओके ठीक है, सबको पता चल गया, ओके ओके मेघना, ओके। तो फिर अब एक सिंपल लॉ होता है, ठीक है, और वो होता क्या है कि देखो, अगर मैं यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर दूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे ये मेरा नॉर्मल हो गया, दिस इज माई इंसिडेंट लाइट रे, ये मेरा इंसिडेंट लाइट रे, ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है, ये नॉर्मल हो। तो फिर यहाँ पे दिस इज माई एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज माई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। लाइट रे यहाँ से ऐसा है, इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पे वो मिरर को स्ट्राइक करता है और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। इतना तो क्लियर है, सिंपल डायग्राम, ठीक है। तो फिर अब मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मुझे निकालना है एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, तो फिर देखो, मैं इनिशियली इस पाथ में रहा था, ठीक है, एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं,
अरे एक सेकेंड, हाँ जी। तो फिर इनिशियली मैं इस पाथ में जा रहा था, ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ ना ऑरेंज में, मैं इनिशियली इस पाथ में जा रहा था, ठीक है। अब मिरर से टकरा कर मैं डिविएट हो गया, यानी कि मैं अब इस पाथ में निकल जा रहा हूँ। तो फिर ये जो पर्टिकुलर एंगल बन रहा है ना यहाँ पे, यही है मेरा एंगल ऑफ डिविएशन। यानी कि मेरा जो ओरिजिनल पाथ था वो तो ऐसे था, ठीक है, दिस इज माई ओरिजिनल पाथ, और ये अब मेरा न्यू पाथ हो गया। रिफ्लेक्टेड रे जिस पाथ में जा रहा है ये मेरा न्यू पाथ हो जाता है, ओके। तो फिर ये जो एंगल बन रहा है ना बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द ओरिजिनल रे, यही होता है एंगल ऑफ डिविएशन, ओके। समझ में आ रहा है सभी को? कोई डाउट? अगर किसी को भी डाउट है तो फिर पूछ लो, ठीक है, डरो मत, ओके, ओपनली पूछ लो, इवन द सिलियस डाउट पूछ लो, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी अभी हमारे पास टाइम है टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। जितने गलतियां करने, जितने डाउट पूछने पूछ लो, दिसंबर के बाद एवरीथिंग विल बी इन अ हरी, ओके ओके, नो डाउट, ठीक है। तो फिर ये पर्टिकुलर एंगल हो गया एंगल ऑफ डिविएशन। तो फिर अब देखो, अब अगर मैं कहूँ कि ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है यहाँ पे, तो फिर क्या तुम मानोगे? देखो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, ये तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो फिर क्या आप सबको पता है कि ऑल दी एंगल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री, यानी कि अगर ये मेरा स्ट्रेट लाइन है तो फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल टोटल 180 डिग्री होता है ना। फिर वही सिंपल चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। तो फिर यहाँ पे कौन से तीन एंगल मेरे पास? ये हो गया एंगल 1 विच इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये हो गया एंगल 2 विच इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये हो गया एंगल 3 विच इज एंगल ऑफ डिविएशन। तो तीन एंगल्स हो गए मेरे पास, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि ये तीनों एंगल जो है ना एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, ये तो दिख ही रहा होगा, ये पर्पल लाइन हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन, ओके, ये हो गया मेरा स्ट्रेट लाइन, और ये हो गए तीन एंगल। तो फिर अब मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं इन तीनों एंगल्स को ऐड कर दूंगा तो फिर इनका सम 180 होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है, बेसिक मैथ का क्वेश्चन नहीं है। ऑल दी एंगल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आर 180 डिग्री। तो फिर मैं बस यही कह रहा हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो आर है विच इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इट इज ऑल्सो इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आर इज इक्वल टू आई। तो फिर इस चीज़ को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा आई प्लस एंगल ऑफ डिविएशन, जो कि हो जाता है 2i प्लस एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर यहाँ से एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये था हमारा सिंपल सा डेरिवेशन। सबको समझ में आ गया? और क्लियर? ओके, प्राची कह रही है कि वापस रिपीट कर दो। ओके प्राची, देखो देखो प्राची, मुझे ये बता दो कि कहाँ से मुझे रिपीट करना है। क्या आपको यहाँ से समझ नहीं आया कि एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन आर 180 डिग्री? यहाँ से समझ में नहीं आया, या फिर आपको ये पूरा डायग्राम ही समझ में नहीं आया? वो बता दो, वहाँ से मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, बाकी सबको समझ में आ गया, ठीक है। प्राची प्राची मुझे ये बता दो कहाँ से समझ में नहीं आया था, वहाँ से मैं रिपीट कर दूंगा। आफ्टर द लाइन 180 डिग्री। ओके प्राची, देखो सिंपल सी चीज़ है मैथ में कि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो फिर यहाँ पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं, अगर मैं सारे एंगल्स को ऐड कर दूंगा तो फिर उसका सम होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो फिर इसी स्ट्रेट लाइन को मान लो कि मैंने यहाँ पे ऐसे टेढ़ा कर दिया, स्टार्टिंग में जो लाइन ऐसे था मैंने अब उसे ऐसे रख दिया, ठीक है। और ये सेम स्ट्रेट लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो भी पर्पल लाइन आपको दिख रहा है ना, मान लो कि दिस इज माई स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो फिर अब मैं सेम चीज़ कह रहा हूँ, यहाँ पे जितने भी एंगल्स हो गए इन सभी का सम विल बी 180 डिग्री। यानी कि मैं डिफरेंट कलर पेन ले लेता हूँ। यहाँ पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं ना, अगर मैं इन सभी को ऐड कर दूंगा तो फिर इनका सम विल बी 180 डिग्री, है ना। तो फिर वही बेसिक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ जाता है, और साथ ही साथ में आ जाता है एंगल ऑफ डिविएशन। तो फिर इन तीनों का सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है एंड दीज एंगल लाइन ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो फिर इनका सम विल बी 180 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर आई प्लस आर प्लस एंगल ऑफ डिविएशन इज 180 डिग्री। और हमें ये भी पता है फ्रॉम द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आई इज इक्वल टू आर। इस चीज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाता है आई प्लस एंगल ऑफ डिविएशन। आई प्लस आई हो जाता है 2i, तो 2i प्लस एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फिर एंगल ऑफ डिविएशन इज इक्वल टू 180 माइनस 2i। इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं राइट हैंड साइड लेके आ जाता हूँ। समझ में आ गया प्राची? कोई इशू?
क्लियर है? वो मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक साइड पे था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। अब क्लियर है? ओके प्राची, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा थोड़ा क्लियर डायग्राम ड्रॉ कर पाऊँ। ठीक है ना? इधर तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एक पर्टिकुलर मिरर तो हम सबने देखा ही है, हम सबके घर में रहता है, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है मिरर का वो ये होता है कि अ हाईली पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एज अ मिरर। ठीक है, एक जो सरफेस रहता है जो कि हाईली पॉलिश्ड है, पॉलिश्ड क्यों है? ताकि वो रिफ्लेक्ट कर पाए सारे लाइट रेज को उसके ऊपर जो भी इंसिडेंट है। ठीक है, अगर वो सारे लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर पाए और वो हाईली पॉलिश्ड है तो फिर वो एक मिरर कहलाता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। ये पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारे कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। तो फिर अब हम लोग देखेंगे मिरर के अंदर ही कितने क्लासिफिकेशन रहते हैं। तो मिरर जो है वो बेसिकली दो तरीके में क्लासीफाई हो सकता है। पहला इज प्लेन मिरर और दूसरा स्फीयरिकल मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? ये जो नॉर्मल मिरर हमारे घरों में होती है उसे हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर, जो कि हम लोग दीवार पे लगाते हैं। ठीक है, आपके रूम में भी एक होगा प्लेन मिरर। और फिर आता है स्फीयरिकल मिरर। अब स्फीयरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, दोनों अलग अलग है, कॉनकेव मिरर अलग है, कॉन्वेक्स मिरर अलग है। ठीक है, ये मिरर्स कर्व रहते हैं, कोई ऐसा रहता है कोई ऐसा रहता है। यहाँ पे दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, दिस इज द रिफ्लेक्टिंग, दिस इज द सिल्वर सरफेस। यहाँ पे दिस इज द सिल्वर सरफेस एंड दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो फिर अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स दिखते कैसे? देखो, जो कर्व मिरर है उन्हें हम लोग क्लासिफाई करते हैं इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। यहाँ पे ये जो ऑरेंज ऑरेंज लाइंस है ना, दीज आर लाइट रेज। ठीक है, दीज आर लाइट रेज फ्रॉम सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो कि कहीं पे रखा हुआ है। तो फिर यहाँ से जैसे ही लाइट रेज यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं ना, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, दिस इज द सिल्वर्ड पार्ट। और ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर जहाँ पे दिस इज द सिल्वर्ड पार्ट। तो फिर ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट और ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अब कॉनकेव मिरर को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। अब ये क्यों कहते हैं? ध्यान से देखो, डायग्राम में ही आपका आंसर मिल जाएगा। कन्वर्जिंग मिरर हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कॉनकेव मिरर जो है ना, अपने ऊपर सारे आते हुए लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट की ओर। यानी कि यहाँ से चाहे जितने भी लाइट रेज आ रहे हो ना, इस पर्टिकुलर मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो सब कन्वर्ज हो जाते हैं एक ही पॉइंट पर। इस पॉइंट के आसपास आके ये कन्वर्ज हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग एक कॉन्वेक्स मिरर को कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर? क्योंकि चाहे जितने भी लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट है ना, स्ट्राइक करने के बाद वो डाइवर्ज हो जाते हैं। डाइवर्ज यानी कि अपने पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन से दूर चल जाते हैं। कन्वर्ज का मतलब ये है कि वो लोग एक पॉइंट पे आके मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ गया कॉन्वेक्स क्या है और कॉनकेव क्या है? आज बैकग्राउंड नॉइज काफ़ी है। नॉइज काफ़ी आ रही है क्या? रुको मैं कर्टन बंद कर देता हूँ, तब नहीं आएगी। अब कम होना चाहिए। टॉपिक तो क्लियर है ना? ये तो सबको समझ में आ गया ना कि कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। अब आई गेस थोड़ा कम हो गया होगा। कॉनकेव कॉन्वेक्स क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट इज फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू कर्व मिरर्स। ठीक है, कर्व मिरर्स के ही कुछ टर्म्स होते हैं जिन्हें हम लोग अभी खत्म कर लेते हैं। तो पहला टर्म क्या है? पहला टर्म है पोल। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। क्यों इंपॉर्टेंट टर्म मैं बता दूँ। देखो, पोल होता क्या है? द मिडिल पॉइंट और द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ कर्व सरफेस इज नोन एज अ पोल। यानी कि अगर ये मेरा एक मिरर है, ठीक है, ये कौन सा मिरर है बताओ? क्या ये कॉनकेव है या फिर ये कॉन्वेक्स है? बताओ। अभी हमने पढ़ा था, बताओ कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है? ये बोलो। कॉनकेव, जी हाँ, ये कॉनकेव मिरर है। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर है। यहाँ से अगर लाइट रेज ऐसे आएंगे तो फिर वो कन्वर्ज हो जाएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, ठीक है, कॉनकेव है। तो फिर अब पोल होता क्या है? इट इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ कर्व सरफेस। यानी कि अगर ये हमारा कर्व सरफेस है ना, तो फिर यहाँ पे जो सेंटर बनेगा ना इस पर्टिकुलर कर्व सरफेस का, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कहते हैं पोल ऑफ द कर्व मिरर। ओके, वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर में ये जो मिडिल में पॉइंट बनेगा अलोंग द कर्व सरफेस ऑफ द मिरर, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, हाँ, लीजा, प्राची, रियाज, शिल्पा, ब्लिप्सा, डोरमी, अलीजा एंड लिप्ति, बिल्कुल सर, कॉनकेव मिरर है ये। और ये है हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर। ओके,
अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। इसका मतलब क्या है, चाहे मैं कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ इन सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, वहाँ पे अगर आपको कहीं पर भी डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, इमेज डिस्टेंस हो गया या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया या फिर फोकल लेंथ का डिस्टेंस हो गया, तो फिर वो सब हम लोग पोल से लेंगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, तो फिर उसे हम लोग कहाँ से मेजर करेंगे, इस पर्टिकुलर पोल से हम लोग मेजर करेंगे, ओके। फिर पोल से मैं यहाँ तक डिस्टेंस ऐसे मेजर करूँगा, ठीक है। वैसे ही अगर मेरा इमेज यहाँ पे बन रहा है तो फिर मैं पोल से मेजर करूँगा इस इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। आगे बढ़े, ऑल क्लियर, ठीक है, ऑल क्लियर, ओके। नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या है, द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। इसका मतलब क्या, देखो मैं कहता हूँ, मान लो कि एक बहुत बड़ा सा स्फीयर है, ठीक है, एक काफ़ी बड़ा स्फीयर है, ठीक है, और उस स्फीयर में से छोटा सा पार्ट मैं निकाल ले रहा हूँ, यानी कि मान लो ये पर्टिकुलर येलो बॉल मेरा स्फीयर था, ठीक है। तो फिर यहाँ से मैं इतने पार्ट को स्लाइस करके निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, इतने पार्ट को मैंने स्लाइस कर दिया और फिर मैं इसे सेपरेटली निकाल लेता हूँ। तो फिर इस सेपरेट पार्ट को निकालने के बाद मुझे मिल जाता है एक मिरर, मुझे एक कॉनकेव मिरर मिल जाता है। तो फिर क्या आप देख सकते हैं कि एक कॉनकेव मिरर या फिर एक कॉन्वेक्स मिरर एक पर्टिकुलर स्फीयर का पार्ट रहता है ना। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जिस स्फीयर का वो पार्ट है ना, उस स्फीयर का सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। धीरे धीरे जाएंगे, जहां पर भी डाउट है बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है, ओके। किसी को भी डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है, डरना मत। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज क्या पढ़ना है, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी। इसका मतलब क्या है, सी क्या है, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड पी क्या है, पी इज द पोल। यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस बन रहा है ना, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाता है, विच इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा ना, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, सिंपल डेफिनेशन है, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर है, ओके, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का भी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अब ध्यान से सुनना, लिखा क्या है, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। मैं बताता हूँ, ध्यान से देखो। इस डायग्राम में मान लो दिस इज माई मिरर, ठीक है, जो कि मेरा कॉनकेव मिरर है। यहाँ पे दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, और दिस इज माई पोल, ओके। अब मैं ये कह रहा हूँ कि द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज नोन एज द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि यहाँ से ये जो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ना, विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड ऑल्सो थ्रू द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है, समझ में आ गया, सिंपल डेफिनेशन था, यही होता है प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, क्लियर। पर एक्सियल रेस का डेफिनेशन क्या होता है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ ऑल, लाइन्स विच आर पासिंग क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर नोन एज पर एक्सियल रेस। यानी कि मान लो यहाँ पे मेरे पास दो मिरर्स है, ठीक है, दो कर्व मिरर है, जो विच आर माई कॉनकेव मिरर, ठीक है, एंड दिस इज माई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब एक लाइट रे जो है वो इसके एकदम करीब जा रहा है, ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो जा रहा है ऐसे, और दूसरा लाइट रे जो है वो इससे दूर जा रहा है, इतने डिस्टेंस पर जा रहा है। तो फिर अब अगर मैं पूछूंगा कि इन दोनों में से पराक्सल रेस कौन से है, तो बताओ क्या वो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा। ये तो देख के ही पता चल रहा है ना कि इट विल बी द फर्स्ट डायग्राम। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से द लाइट रेज विच आर पासिंग क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टर्म्ड एज पराक्सल रेज। यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो भी करीब है ना, दिस इस पर्टिकुलर डायग्राम में, फर्स्ट डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये लाइट रे, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन इस डायग्राम में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे दीज आर नॉट कॉल्ड पैराक्सिल रेज। फर्स्ट डायग्राम में दिस रे इज नोन एज द पैराक्सिल रे, ओके। इट विल बी द फर्स्ट डायग्राम, ठीक है ना।
क्योंकि फर्स्ट डायग्राम में लाइट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब है, ठीक है, इसीलिए। क्लियर है ना? आगे बढ़े विद द नेक्स्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या है? नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म विच इज फोकस, जो आप सबको बहुत ज़रूरत है इस चीज़ का, ठीक है। फोकस क्या है? द लाइट रेज विच आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट कन्वर्ज एट दिस पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। क्या कहना क्या चाहता हूँ मैं? देखो, मैं ये कह रहा हूँ, सबसे पहले इस कॉनकेव मिरर को ऑब्जर्व करो, ठीक है। ओके शिव, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं शिव। यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि लाइट रेज ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, लाइट रेज ऐसे आ रहे हैं यहाँ से, ओके। अब ये इस पर्टिकुलर मिरर को स्ट्राइक करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद ये सब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोकस ऑफ द मिरर, ठीक है। तो फोकस ऑफ द मिरर क्या है? फोकस ऑफ द मिरर इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर light rays coming from infinite after striking the mirror converge at this point। जब जहाँ पर भी आपको पैरेलल लाइट रेज दिखेंगे ना ऐसे, इसका मतलब ये मान लेना कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा है, ठीक है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट पास में रहता तो फिर दो ही रेज निकलते, एक ऐसे होता और दूसरा ऐसे रहता, लेकिन यहाँ पर लाइट रेज पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा गया है, ओके। क्लियर है सबको? सिंपल था, क्लियर है ना? थम्स अप दे दो, फिर ही आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है, ओके गणेश, ओके, ठीक है। तो अब कॉन्वेक्स मिरर में देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो देखो, कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम है, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर कन्वर्ज एट वन पॉइंट। लेकिन मैंने तो कहा था कि हमारा कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है, तो फिर कन्वर्ज कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ से लाइट रेज ऐसे आ गए, ठीक है, पैरेलल लाइट रेज यहाँ से ऐसे आ गए, ओके। तो यहाँ पे जैसे ही वो इस मिरर को स्ट्राइक करेंगे ना, फिर वो डाइवर्ज हो जाएंगे, हमारा जो भी रिफ्लेक्टेड रे होगा ना वो डाइवर्ज हो जाएगा ऐसे, ठीक है। यहाँ से लाइट रेज डाइवर्ज हो गया, लेकिन मैंने कहा कि फोकस इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट वेयर लाइट रेज कन्वर्ज। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐसे अज्यूम करेंगे कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है ना, इसे हम लोग वापस पीछे ड्रॉ कर देंगे, वी विल एक्सटेंड इट बैकवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंड करने के बाद हमें दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे लाइट रेज कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ पे बनता है वर्चुअल इमेज, क्यों बन रहा है? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में कन्वर्ज नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो इमेज हमें मिलेगा ना ड्यू टू लाइट रेज कन्वर्जिंग, वो रियल इमेज होगा। क्यों होगा रियल इमेज? क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल में आके यहाँ पे कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लाइट रेज एक्चुअल में आके कन्वर्ज नहीं कर रहे हैं। हम बस इमेजिन कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर लाइट रे जो है रिफ्लेक्टेड लाइट रे, अगर मैं इसे और थोड़ा पीछे एक्सटेंड कर दूंगा ना, तो फिर वो यहाँ पर कन्वर्ज हो जाएंगे। ये लाइट रेज एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं इसे और एक्सटेंड कर दूंगा पीछे, तो फिर वो कुछ ऐसे लगेंगे। तो फिर यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये सारे रेज यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, तो ये हो जाता है फोकल पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, और ये होता है फोकल पॉइंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। और क्लियर है? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म क्या था? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ द मिरर। पोल और फोकस के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है उसे हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर है? सिंपल, ओके, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। इस चीज़ में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं सिंपल मेथड में बताता हूँ, ठीक है। रुको, उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे, ओके। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है कि C इज इक्वल टू 2F। इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस रहता है ना, इट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन कर्व्ड मिरर्स, इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। लेंस पे अप्लाई नहीं होता, ये मिरर पे अप्लाई होता है। प्लेन मिरर पे अप्लाई नहीं होता है, दिस अप्लाइड ऑन कर्व्ड मिरर्स, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। अब हम लोग आ जाएंगे टू अ साइन कन्वेंशन, एक ऐसा चीज जिसमें काफी स्टूडेंट्स लटके हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन सिंपलेस्ट मेथड में अभी मैं आपको समझाऊं, समझ लेना, ओके। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो नॉट एन इशू, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
तो मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहला चीज़, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, ये तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था। अब देखो, मान लो यहाँ पे मेरा मिरर है, ठीक है, विच इज अगेन अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये हो गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। मान लो कि मेरा इंसिडेंट लाइट रे ऐसे है। ठीक है, मेरा इंसिडेंट लाइट रे ऐसे, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया है। ठीक है, दिस इज माई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ओके, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं ले रहा हूँ यू। ठीक है, स्मॉल यू है मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा हो गया पोल। मैंने कहा था कि सारे डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अगर मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने तो फिर मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, जिसे मैं यू कह रहा हूँ। ओके, अब मान लो कि रिफ्लेक्शन के बाद इमेज भी बनेगा। ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो डिस्टेंस होगा ना यू, मान लो कि यू का वैल्यू है 15 सेंटीमीटर, तो अब क्या ये पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर होगा या नेगेटिव 15 सेंटीमीटर होगा? ध्यान से सुनना कि पता कैसे लगाना है। ऑल द डिस्टेंसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो इंसिडेंट रे है वो इस डायरेक्शन में है। ठीक है, बस तो फिर सारी डायरेक्शन या फिर सारे डिस्टेंसेस जो भी मैं पोल से मेजर करूंगा ना टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन विल बी टेकन पॉजिटिव, एंड ऑल द डिस्टेंसेस व्हिच आई मेजर फ्रॉम द पोल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। समझ में आ रहा है? वापस समझाता हूँ, देखो। मान लो मेरा इंसिडेंट लाइट रे इस डायरेक्शन में, ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। तो फिर अब अगर मेरा पोल यहाँ पर है, इससे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, मान लो दिस इज माई पोल। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर है, एक चीज़ यहाँ पर है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, अब अगर मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट 1, तो फिर वो क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखो, मैंने कहा कि ऑल द डिस्टेंसेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर पॉजिटिव, यानी कि मुझे मेजर करना है कि ऑब्जेक्ट 1 का डिस्टेंस क्या है, तो फिर उसे मैं मेजर करूंगा पोल से। तो पोल से मुझे राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मुझे इस साइड जाना पड़ेगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा पॉजिटिव डिस्टेंस। ठीक है, मान लो अगर मुझे ऑब्जेक्ट 2 का डिस्टेंस निकालना है, तो फिर मैं सेम चीज़ अप्लाई करूंगा, मैं पोल से मेजर करूंगा डिस्टेंस। ठीक है, फिर पोल से मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, यानी कि इस साइड मुझे जाना पड़ेगा पोल से, एंड दिस इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इंसिडेंट रे, तो फिर ये हो जाता है नेगेटिव डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? ओके जागृति, ओके जागृति, कोई बात नहीं, लेकिन वीडियो देखना जरूर, ठीक है, भूल मत जाना। सबको समझ में आ रहा है पॉजिटिव कब रहता है, नेगेटिव कब रहता है? क्लियर है? तो फिर इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू को मैं कह रहा हूँ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, क्या ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये मुझे बताओ। बस एक सेंटेंस आपको याद रखना है, ऑल द डिस्टेंसेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव एंड ऑपोजिट डायरेक्शन आर टेकन नेगेटिव। हाँ प्राची, नेगेटिव 15 सेंटीमीटर, करेक्ट रियाज, करेक्ट अभिलिप्सा। बाकी सब क्या होगा, क्या ये पॉजिटिव 15 होगा या फिर नेगेटिव 15 होगा, मुझे बताओ। शिव, लिप्ति, सब बताओ क्या होगा। हाँ शालिनी, एकदम से, इट विल बी नेगेटिव 15 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ हाँ मेघना, लिप्ति, बिल्कुल सही, इट विल बी नेगेटिव। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये सेम डायग्राम है, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो लाइट रे यहाँ से ऐसे आता है, फिर वो इस पर्टिकुलर मिरर को स्ट्राइक करता है और फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ से मेरा सेकेंड लाइट रे ऐसे आता है और वो यहाँ पे स्ट्राइक करके ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, फिर मेरा जो इमेज है वो यहाँ पे कुछ बन रहा है। ओके, तो मेरा इमेज यहाँ पे बन रहा है। तो अब मुझे ये बताओ कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? इमेज डिस्टेंस कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड विद v। ठीक है, u इज टेकन फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v इज टेकन फॉर इमेज डिस्टेंस। तो फिर पोल से मुझे मेजर करना पड़ेगा, यहाँ पे पोल है मेरा, एंड दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज माई इमेज डिस्टेंस, जिसे मैं v कह रहा हूँ। तो फिर क्या ये v पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मुझे ये बता दो बस। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? क्योंकि प्राची कह रही है कि नेगेटिव होगा। ओके, डोरमी इज ऑल्सो सेइंग, डोरमी मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि योर आंसर्स आर करेक्ट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट इन देम। ओके, तो फिर ध्यान से देखो, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि ये नेगेटिव है, यू करेक्ट। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्यों नेगेटिव है। देखो, मैंने कहा था कि सारे डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ठीक है, यानी कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है तो फिर मुझे
इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस चाहिए। मेरा पोल यहाँ पे और मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो फिर ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है ना, मुझे ये कैलकुलेट करना है। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल, यानी कि मुझे पोल से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सारे मेजरमेंट पोल से स्टार्ट होंगे। पोल से मुझे लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, लेकिन जो इंसिडेंट लाइट रे वो तो राइट हैंड साइड है, यानी कि ऑल द डिस्टेंसेज अलोंग द राइट हैंड साइड आर पॉजिटिव फ्रॉम द पोल एंड ऑल द डिस्टेंसेज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द पोल आर नेगेटिव। और अगर मुझे इमेज डिस्टेंस चाहिए तो फिर मुझे पोल से लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, यानी कि इमेज डिस्टेंस विल बिकम नेगेटिव। समझ में आ रहा है सभी को? रियाज समझ में आ गया? इट विल बी नेगेटिव। और किसी ने पॉजिटिव बोला था क्या? नहीं नहीं, आई गेस बाकी सब ओके ना रियाज? ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट था क्या कुछ? हाँ, all the distances above the principal axis are taken positive and all the distances below the principal axis are taken as negative। इस डायग्राम में देखो, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे मेरा पोल है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितने भी डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जितने भी डिस्टेंस मैं मेजर करूंगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? आगे बढ़े? ठीक है, ओके, ऑल क्लियर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमें याद करना है दैट इज मिरर इक्वेशन। देखो, अब इसका एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डेरिवेशन रहता है। ठीक है, लेकिन वो डेरिवेशन हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि नीट में आपसे कोई भी डेरिवेशन नहीं पूछेगा, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो फिर दैट डेरिवेशन इज नॉट ऑफ यूज टू अस। ठीक है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये क्या रहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 by इमेज डिस्टेंस प्लस 1 by ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब कहाँ पे आता है सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं? दे मेक अ मिस्टेक इन साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन के लिए बस एक चीज़ याद रखना, अगर मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो कि क्वेश्चन में मुझे u दिया गया विच इज़ 15 सेंटीमीटर, ठीक है, नेगेटिव, और मुझे v दिया गया विच इज़ 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव। ठीक है, जस्ट अज्यूमिंग कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया विच इज़ नेगेटिव 15 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस दिया गया विच इज़ पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर, और मुझे कहा जा रहा है कि फोकल लेंथ कैलकुलेट करो। तो फिर फोकल लेंथ में कैसे कैलकुलेट करूंगा? सिंपल चीज़ ये है कि जो चीज़ कैलकुलेट करना है उसे छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को विथ प्रॉपर साइन एंड विथ प्रॉपर मैग्नीट्यूड पुट कर दो। बस इतनी चीज़ को फॉलो कर दो, आपका आंसर विल ऑलवेज बी करेक्ट। ठीक है, जो चीज़ कैलकुलेट करना है उसे छोड़कर जिस चीज़ का इंफॉर्मेशन है उसे पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन एंड विथ प्रॉपर मैग्नीट्यूड। तो फिर इस फॉर्मूले में अगर मुझे फोकल लेंथ निकालना है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, जो कि पॉजिटिव है, तो फिर यहाँ पे पॉजिटिव रखूंगा मैं, प्लस 1/u, लेकिन u का वैल्यू क्या है? इट इज नेगेटिव 15 सेंटीमीटर, तो फिर मुझे नेगेटिव सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो फिर ये हो जाएगा नेगेटिव 1/15। तो फिर अब अगर मैं इस पूरी चीज़ को सॉल्व करूंगा तो फिर मुझे फोकल लेंथ मिल जाएगा विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन ऑल्सो। ठीक है, इसे अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15। इसका आंसर आई गेस 30 सेंटीमीटर के आसपास होगा। हाँ, इट बी 30 सेंटीमीटर। तो 1/f मुझे मिल जाएगा 1/30, तो फोकल लेंथ मुझे मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना क्लियर है? ये होगा पॉजिटिव। ओके, क्यों? क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को सॉल्व करूँ, देखो 1/f इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 10 डिवाइड बाई 150, जो कि हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 150, जो कि हो जाएगा 1/30, और यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल, यानी कि फोकल लेंथ मेरा पॉजिटिव है। ठीक है, और जो डिस्टेंस मिल रहा है फोकल डिस्टेंस दैट इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक और चीज़ जो कभी भूलना नहीं है, इस चीज़ को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। 1/f का वैल्यू इज 1/30 सेंटीमीटर, यानी कि f का वैल्यू विल बी 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आपका रहेगा 1/30 सेंटीमीटर और सेकेंड ऑप्शन रहेगा 30 सेंटीमीटर। तो फिर ध्यान से चूज करना, इट विल बी 30 सेंटीमीटर एंड नॉट 1/30 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/30 सेंटीमीटर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, क्लियर है? थम्स अप दे दो अगर सब कुछ क्लियर है। ओके, आगे बढ़े। अगर यहाँ पर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो फिर बताओ कि कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है? बताओ, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो फिर क्या वो कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव मिरर है? बताओ बताओ बताओ।
ओके, प्राची सिंह कॉनकेव, रियाज इज सिंह कॉन्वेक्स, गणेश कॉन्वेक्स कह रहा है, अब लिप्स सिंह कॉन्वेक्स। अगर कभी भी फंस जाओ ना इस पर्टिकुलर चीज़ में कि फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव रहता है किसका नेगेटिव रहता है, एक बस सिंपल रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेना। ओके, ये हो गया कॉनकेव मिरर, लाइट रे यहाँ से आएगा और फिर यहाँ से स्ट्राइक करके यहाँ पे कन्वर्ज करेगा, यानी कि यहाँ पे फोकस होगा। तो फिर फोकस पोल से है, अगर ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे तो फिर ये हो जाएगा नेगेटिव। तो फिर कॉनकेव मिरर का फोकस इज नेगेटिव, कॉन्वेक्स का इज पॉजिटिव। ठीक है, हाँ कॉन्वेक्स होगा, डोर में इट विल बी कॉन्वेक्स मिरर। It will be a convex mirror. हाँ प्राची, it will be a virtual image will be formed. आगे बढ़े, आई गेस इधर तक सबको क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ पर्टिकुलर डायग्राम्स। ठीक है, रे डायग्राम जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, नीट में इस पर्टिकुलर चीज़ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं दे आर ऑन लेंस मेकर्स फार्मूला एंड मिरर्स फार्मूला एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी कम चांसेस है आने के। ओके, तो फिर यहाँ पे मैंने 4 कॉलम्स बनाए। पहला कॉलम क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेकंड कॉलम इज रे डायग्राम, थर्ड कॉलम इज पोजीशन ऑफ इमेज एंड फोर्थ कॉलम इज नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम शिफ्ट, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर फर्स्ट सिचुएशन को देखते हैं, फर्स्ट सिचुएशन में हो क्या रहा है। फर्स्ट सिचुएशन में हम लोग ये कह रहे हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस्ड है तो फिर उससे जो भी लाइट रेज ओरिजिनेट होंगे ना, दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सॉरी दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, नॉट परपेंडिकुलर, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो फिर इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे मेरा मिरर बन रहा है। ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो फिर यहाँ से लाइट रेज ऐसे आ रहे हैं, ये एक लाइट रे हो गया और ये सेकेंड लाइट रे हो गया। ठीक है, सिंस ये लाइट रेज पैरेलल टू ईच अदर है, इसका मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे प्लेस है। ठीक है, तो फिर यहाँ से ये स्ट्राइक करके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे। ये पर्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस ऑफ द मिरर। तो फिर अब अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कि 1/v + 1/u = 1/f, यहाँ पे u का डिस्टेंस क्या होगा, इट विल बी इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे प्लेस है, यानी कि काफ़ी दूर हमने प्लेस किया उसे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे u हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, यानी कि 1/v = 1/f, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, यानी कि हमारा जो इमेज होगा वो फोकस पे ही बनेगा। वो इस डायग्राम से दिख भी रहा है कि लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे से कन्वर्ज हो रहा है, यानी कि इमेज भी यहीं पर बनेगा। तो फिर पोजीशन ऑफ इमेज इज एट द फोकस। ओके, एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या है, इट इज रियल। रियल क्यों है, क्योंकि ये इमेज एक्चुअल लाइट रेज के कन्वर्जेंस की वजह से बन रहा है। ठीक है, इट इज इन्वर्टेड एंड इट इज एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड। एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड का मतलब ये कि वो काफ़ी छोटा है। ठीक है, मतलब बहुत माइन्यूट इमेज बनेगा। ओके, भैया कितने लेक्चर्स लगेंगे रे ऑप्टिक्स के लिए? शुभम, इट विल बी आइडली 3 to 4 लेक्चर्स लगेंगे रे ऑप्टिक्स के लिए, क्योंकि ये एक थोड़ा वास्ट चैप्टर है लेकिन काफ़ी सिंपल चैप्टर है। क्लियर है, फर्स्ट सिचुएशन सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े, थम्स अप दो फिर आगे बढ़ेंगे। मादरा उचिहा का थम्स अप आ गया है, ओह ओके ठीक है। तो सेकेंड सिचुएशन क्या है कि माई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सी क्या है, सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड सी। तो फिर डायग्राम में देखो, डायग्राम में ये मेरा मिरर है। ठीक है, एंड दिस इज द सिल्वर्ड सरफेस। ठीक है, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस एंड माई ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, यानी कि सी से पीछे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा है मैंने ऑब्जेक्ट को। तो फिर ये अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया तो फिर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो फिर इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलेंगे। एक लाइट रे हो गया ऐसे, सेकेंड लाइट रे हो गया फोकस से पास करते हुए। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बोलना भूल गया था कि हमें ये पता है कि अगर पैरेलल लाइट रेज मिरर को स्ट्राइक करेंगे तो फिर वो फोकस पर आके कन्वर्ज करेंगे। ठीक है, अब एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस को पास कर रहा है ना, वो यानी कि वो यहाँ से फोकस को पास करते हुए अगर वो मिरर को स्ट्राइक करेगा तो फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। ओके, क्लियर है?
अगर कोई भी लाइट रे फोकस को पास करते हुए मिरर को स्ट्राइक करेगा ना, तो फिर वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल निकल जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऐसे। क्लियर है? ओके क्लियर। तो फिर इस डायग्राम में भी यहाँ पे मेरा सेकेंड लाइट रे ऐसे आ जा रहा है, जो कि यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल निकल जाएगा, और ये वाला रे स्ट्राइक करने के बाद ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारा इनिशियली पैरेलल रे था, तो स्ट्राइक करने के बाद ये फोकस के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा सेकेंड लाइट रे निकल रहा है, जो कि स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल निकल जाएगा। तो फिर यहाँ पे ये दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मेरा इमेज बनेगा, जो कि छोटा सा इमेज बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इमेज या फिर पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारा डिस्टेंस, हमारा इमेज बन रहा है। क्लियर है? ये हो गया मेरा फोकस और ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच में मेरा इमेज बन रहा है। फिर पोजीशन ऑफ इमेज इज बिटवीन सी एंड एफ। क्लियर है? कोई इशू नहीं। तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? नेचर ऑफ इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। रियल क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल लाइट रेज के कन्वर्जन से बन रहे हैं। इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायग्राम में ही देख सकते हैं कि जो इमेज बन रहा है दैट इज इन्वर्टेड। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब काफी छोटे साइज का बन रहे हैं, डिमिनिश कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट डायग्राम के साथ। ओके ठीक है, ओके गणेश पांडे, बाकी सब क्लियर है ना? आगे बढ़े। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थर्ड सिचुएशन क्या है कि मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख रहा हूँ। ये काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखूंगा ना, तो फिर देखो क्या होगा। ये मेरा यहाँ पे मिरर बन गया। ओके, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकस है। ठीक है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ से दो लाइट रेज मैं लूंगा। ठीक है, अगर आपको सिंपलेस्ट मेथड में ड्रॉ करना है लाइट रेज, तो फिर मेरा सजेशन ये होगा कि एक लाइट रे लेना जो कि पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, सेकेंड लाइट रे लेना जो कि पास होगा फोकस के। ठीक है, तो फिर फर्स्ट लाइट रे मैं ले रहा हूँ पैरेलल, जो कि स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास करेगा। ठीक है, और सेकेंड लाइट रे मैं ऐसा ले रहा हूँ जो कि फोकस से ही पास हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास होगा तो फिर वो स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल निकल जाएगा। तो फिर वो यहाँ से फोकस से पास करते हुए निकलेगा और फिर स्ट्राइक करने के बाद वो पैरेलल निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर कन्वर्ज हो रहा है, तो फिर यहाँ पर मुझे इमेज मिलेगा। और इमेज का डिस्टेंस क्या है? देखो, इमेज इज ऑल्सो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूंगा तो फिर मेरा इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। क्लियर है? तो फिर नेचर ऑफ इमेज क्या होगा? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ये पॉइंट प्लीज याद रखना, इट इज ऑफ द सेम साइज। काफी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इस इमेज इज ऑफ द सेम साइज। वो ठीक है, क्वेश्चंस आपको ऐसे दिए जाएंगे कि देयर इज सम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस विच इज 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट्स इमेज इज ऑफ द सेम साइज, वेयर इज द ऑब्जेक्ट केप्ट। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? आंसर ये होगा कि सिंस इमेज जो है वो भी 15 सेंटीमीटर पर ही बन रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, मान लो कि ऑब्जेक्ट का साइज इज 2 सेंटीमीटर, तो फिर मेरा इमेज इज ऑल्सो 2 सेंटीमीटर। तो फिर इससे मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज के बन रहे हैं, तो फिर इसका एक ही पॉसिबिलिटी है कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सिचुएटेड है। तो फिर मान लो कि मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। तो फिर अब अगर मैं पूछूंगा कि 20 सेंटीमीटर अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस है, तो फिर फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या होगा? बताओ, अगर मैं कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा 20 सेंटीमीटर है, तो फिर फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या होगा? बताओ बताओ। एक सिंपल फॉर्मूला था जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था, उसी को यूज करो और बता दो कि फोकल लेंथ का डिस्टेंस क्या होगा अगर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर का है। ओके ठीक है, कुछ लोग 10 बोल रहे हैं, कुछ लोग 40 कह रहे हैं, तो फिर इसका आंसर विल बी 10। क्यों? सिंपल चीज याद रखना है कि C इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, जो कि डायग्राम से भी आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे फोकल लेंथ पहले आता है, उसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर आता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम प्राची, कोई बात नहीं। तो फिर इस फॉर्मूला से अगर मैं कह रहा हूँ कि C इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ F, तो फिर F इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर इज द फोकल लेंथ का डिस्टेंस। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो थर्ड सिचुएशन क्या है? अब थर्ड केस में मैं फोर्थ केस में मैं ये कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है। ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा हो गया फोकस, तो फिर यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा गया। तो रिफ्लेक्शन के बाद सारे लाइट रेज यहाँ से आके ऐसे रिफ्लेक्ट होता है और एक लाइट रे यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है और इमेज मेरा यहाँ पे बन रहा है। तो फिर अब क्या होगा देखना। एक सेकंड, रियाज कुछ पूछ रहा है, सर यहाँ अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो भी उसका फोकल लेंथ 10 होता। हाँ रियाज, इट विल बी 10 इटसेल्फ। ये जो फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों पर एप्लीकेबल है। ओके, तो फिर यहाँ पर अगर मेरा ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ तो फिर मेरा इमेज बन रहा है बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है मेरा इमेज, एंड इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। यहाँ पर हमारे पास मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, जो कि यहाँ पे देख भी सकते हैं आप। ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इमेज है। यहाँ पे इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, यानी कि मेरा जो इमेज बन रहा है वो मैग्नीफाइड बन रहा है। ठीक है, और इमेज रियल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल लाइट रेज आके कन्वर्ज कर रहे हैं इसीलिए। और फिर ये इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि ये एक रियल इमेज है। ठीक है, आगे बढ़े। एंड में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो कि आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, उस एक चीज़ को अगर आप याद रखोगे तो फिर तो फिर इतने सारे डायग्राम्स याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सिचुएशन, इफ माई ऑब्जेक्ट इफ इट इज केप्ट एट एफ, यानी कि इफ इट इज केप्ट ऑन द फोकस, यानी कि फोकस के ऊपर ही मैं अपने ऑब्जेक्ट को रख दे रहा हूँ। फिर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है फोकस पर। ठीक है, फिर फोकस से लाइट रेज ऐसे निकलेंगे और मैंने कहा था कि अगर कोई भी लाइट रे फोकस को पास करते हुए निकलता है तो फिर वो मिरर को स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे जैसे ही लाइट रे फोकस से निकलेंगे मिरर को स्ट्राइक करने के बाद वो पैरेलल निकल जाएंगे। अब ये लाइट रेज पैरेलल है, इसका मतलब ये काफ़ी दूर तक चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलते जाएंगे, फिर कहीं पे दूर में जाके ये कन्वर्ज हो जाएंगे। तो फिर मेरा जो इमेज बनेगा इट विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, एंड इमेज विल बी रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा इमेज हमें मिलेगा। हाँ गणेश, इनफाइनाइट पे बनेगा। क्लियर है? सिंपल था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सिचुएशन, ठीक है, इस केस पे प्लीज फोकस करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकल लेंथ एंड पोल। अब इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर मेरा पोल है, यहाँ पर मेरा फोकस है और यहाँ पे मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा है, यानी कि यहाँ पर मैंने रखा है मेरे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो फिर अब क्या हो रहा है ध्यान से देखो, मैं दो लाइट रेज लूंगा। ठीक है, पहला लाइट रे पैरेलल निकल रहा है जो कि स्ट्राइक करने के बाद फोकस से पास हो जाएगा। ओके, ठीक है, इतना क्लियर है। और फिर मेरा जो सेकंड लाइट रे वो ऐसे निकल रहा है और फिर यहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद वो वापस रिवर्स रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है ध्यान से देखना। मैंने ये कहा था कि अगर ये मेरा मिरर है, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल हो जाएगा विच इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ द मिरर। ठीक है, मैंने ये कहा था कि अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना तो क्लियर है। यानी कि अगर ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था विच वॉज आई, तो फिर ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा जो कि दोनों इक्वल रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब अगर मैं कहूँगा कि मेरा इंसिडेंट लाइट रे ही परपेंडिकुलर है, यानी कि मेरा इंसिडेंट लाइट रे कुछ ऐसे ही यहाँ पे ऐसे आके स्ट्राइक कर रहा है, तो फिर इस सिचुएशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बताओ मुझे। अगर मेरा इंसिडेंट लाइट रे परपेंडिकुलर है टू द मिरर तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बताओ। बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। ठीक है, हाँ शिव, माद्रा, उचिहा, रियाज, बिल्कुल सही, इट विल बी 0 डिग्री, यानी कि मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। यानी कि अगर यहाँ से इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रहा है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होकर सेम पाथ में जाएगा, यानी कि वो वापस इसी पाथ में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। गणेश, इट विल बी 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री का रहेगा ध्यान से देखो, ये मेरा हो गया सरफेस, ये हो गया मेरा मिरर। ठीक है, दिस इज दी नॉर्मल, और मेरा इंसिडेंट लाइट रे ऐसे आ रहा है यहाँ पे, ये ऐसे आके स्ट्राइक करता है, तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं बन रहा है। अगर ये मेरा नॉर्मल है तो फिर मेरा इंसिडेंट लाइट रे भी ऐसे ही है। ठीक है, मतलब इसके अलोंग ही जा रहा है, तो फिर इन दोनों के बीच में कोई एंगल ही नहीं बचता है, तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0 डिग्री। ठीक है, ठीक है, उतना तो क्लियर है। अब जो चीज़ आपको जिस पे ध्यान देना है वो ये देखो, ये मान लो मेरा सरफेस है।
ठीक है, विच इज माई कॉनकेव मिरर। ओके, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। तो फिर अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है। तो फिर अब अगर मैं पूछूंगा कि नॉर्मल ड्रॉ करो तो वो कैसे होगा, क्योंकि ये तो कर्व सरफेस है, तो फिर इसका नॉर्मल मैं कैसे निकालूंगा, सोच के बताओ, ध्यान से देखो। अगर ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, मान लो कि मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे है, ठीक है। अब ध्यान देना जो मैं कह रहा हूँ, फॉर अ कर्व्ड मिरर नॉर्मल पासिव नहीं मान रहा, इट विल नॉट बी अलोंग द टैंजेंट। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। ये कर्व्ड मिरर का जो नॉर्मल होगा ना, इट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, ठीक है, और मेरा मिरर यहाँ पे। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे नॉर्मल निकालना है ना, तो फिर दैट नॉर्मल मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, तो फिर यहाँ से दिस इज माई नॉर्मल। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो फिर ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा। तो फिर रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसे पास कर जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, क्लियर है ना। तो सेम चीज अगर मेरा लाइट रे यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है, जैसे वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो फिर नॉर्मल वहीं पे ड्रॉ करते हैं जहां पर इंसिडेंट लाइट रे मिरर को स्ट्राइक करता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखना। मान लो दिस इज माई मिरर, ठीक है, ये मेरा कॉनकेव मिरर है। ओके, मेरा इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है इस पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 1 टू रिमेंबर, नॉर्मल इज ऑलवेज ड्रॉन एट दैट पॉइंट वेयर द इंसिडेंट लाइट रे स्ट्राइक्स द मिरर। तो फिर मेरा इंसिडेंट लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, तो फिर मेरा नॉर्मल भी यहीं पे ड्रॉ करूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज मैं कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। सेकंड पॉइंट रिमेंबर, नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर अ कर्व्ड मिरर। ठीक है, ये मेरा कर्व्ड मिरर है, तो फिर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर मिरर का जो भी नॉर्मल रहेगा ना, इट विल पास थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करते हुए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तक मुझे एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। दैट लाइन विल बी माई नॉर्मल। तो फिर यहाँ से नॉर्मल कुछ ऐसा हो जाएगा, दिस इज माई नॉर्मल एंड दिस विल बिकम माई एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद ये कुछ ऐसे जाएगा एंड दिस विल बिकम माई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। अब किसको समझ में नहीं आया बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसको समझ में नहीं आया बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है, सभी को क्लियर है। समझ आ गया, ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिर अब इस डायग्राम पे फोकस करो। ठीक है, इस डायग्राम पर फोकस करना। ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैं कह रहा हूं कि जो मेरा फर्स्ट रे था उसे तो मैंने पैरेलल ले लिया। ठीक है, पैरेलल रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर फोकस से पास करता है, तो फिर रे जो पैरेलल था वो यहाँ पे स्ट्राइक करके फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब सेकेंड लाइट रे मैं ले रहा हूँ ऐसे अलॉन्ग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मेरा सेकेंड लाइट रे। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर अगर मुझे निकालना है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, या मेघना बिल्कुल सही, ये पॉजिटिव साइड पर भी अप्लाई होगा, नेगेटिव पर भी अप्लाई होगा। ठीक है, ध्यान से देखना। इस लाइट रे पे अगर मैं पूछूंगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बताओ मुझे, अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा सेकेंड रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के अलॉन्ग ही निकल रहा है, तो फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा इस पर्टिकुलर रे का, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सोच के बताओ कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। ये जो पर्टिकुलर रे है ना यहाँ पे, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा इफ दिस इज अलॉन्ग द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बताओ। ओके, गणेश बोल रहा है 0 डिग्री एंड माद्रा उचिया भी कह रहा है 0 डिग्री। बिल्कुल सही, इट विल बी 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि जो भी नॉर्मल होगा एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इट मस्ट क्रॉस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, तो फिर मेरा नॉर्मल भी ऐसे निकलेगा, ये निकला मेरा नॉर्मल। तो फिर नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री ऑफ इंसिडेंस है। तो फिर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है, तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा 0 डिग्री होगा, यानी कि इट विल ट्रेस बैक इट्स पाथ। ठीक है, यानी कि लाइट रे ऐसे ही सीधा स्ट्राइक करके वापस निकल जाएगा, ऐसे ऐसे वो वापस निकल जाएगा। ठीक है, हाँ प्राची, लिप्ति, मेघना, शिव, रियाज बिल्कुल सही, इट विल बी 0 डिग्री। तो फिर लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे निकल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लाइट रे और ये लाइट रे डाइवर्जिंग लाइट रेज है।
कन्वर्ज तो हो ही नहीं रहा कोई भी पॉइंट पर, वो ऐसे दूर निकल रहे एक दूसरे से, तो फिर ये कन्वर्ज ही नहीं होंगे। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लूँगा इनका वर्चुअल इमेज। कैसे? अगर ये दोनों डाइवर्ज कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों रेस का कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से एक लाइट रे ऐसे आके डाइवर्ज होता है और एक ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, तो फिर अगर मैं इन डाइवर्जिंग रेस को पीछे ले लूँ तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये रेज ओरिजिनेट हो रहे हैं। हाँ या ना बताओ? इतना समझ में आया या नहीं बताओ? अगर दो रेस डाइवर्ज हो रहे हैं तो फिर मैं ये अज्यूम कर सकता हूँ कि ये दोनों डाइवर्जिंग रेस कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, उसे मैं कैसे निकालूंगा? इन पर्टिकुलर डाइवर्जिंग रेस को मैं पीछे ले लूंगा। ठीक है, पीछे यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, यानी कि मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसके रेस ऐसे निकल रहे हैं। ठीक है, तो सेम सिचुएशन मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगा। ये मेरा फर्स्ट रे हो गया, ये मेरा सेकंड रे हो गया, इसे मैं पीछे एक्सटेंड कर दूंगा, पीछे एक्सटेंड कर दूंगा, तो फिर यहाँ पे मुझे कन्वर्ज होते हुए मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ पर मेरा वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज क्यों कह रहा हूँ मैं? क्यों? बिकॉज दिस इमेज इज नॉट फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल लाइट रेज कन्वर्जिंग। ये इमेज क्यों बन रहा है? क्योंकि मैंने लाइट रेज को पीछे खींचा है मैंने। ठीक है, आई हैव ड्रैग्ड देम बैक टू अज्यूम दैट दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट विच इज माई वर्चुअल इमेज। क्लियर है? तो फिर मैं ये कह दूंगा कि मेरा इमेज जो है इट इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। ठीक है, एंड इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड है बिल्कुल, हाँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट, ये मेरा इमेज साइज में बड़ा है यानी कि मैग्नीफाइड है। इरेक्ट क्यों कह रहा हूँ मैं? बिकॉज ये सेम साइड पे बन रहा है। हाँ शिव, एक्चुअल रेज डू नॉट मीट ओवर हियर। इरेक्ट क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा है तो फिर मेरा इमेज भी ऐसे खड़ा है। ठीक है, अगर मेरा इमेज ऐसे उल्टा बन जाता ना तो फिर मैं कहता कि वो इन्वर्टेड है, लेकिन यहाँ पर इमेज मेरा खड़ा बना है, तो फिर मैं कह रहा हूँ कि इमेज इज इरेक्ट एंड इमेज इज वर्चुअली फॉर्म्ड। क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? कोई डाउट नहीं है तो थम्स अप दे दो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो फिर एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया क्या डायग्राम में? जैसे मैं ऑब्जेक्ट को करीब लेते आ रहा हूँ ना, मेरा इमेज दूर जा रहा है। मतलब क्या है? सिचुएशन 1 में ऑब्जेक्ट मेरा इनफाइनाइट था, तो फिर मेरा इमेज फोकस पे बन रहा था। सिचुएशन नंबर 2 पे, हाँ प्राची, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सिचुएशन नंबर 2 में क्या हो रहा था? जैसे मैं ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास में लेकर आया मिरर के, तो फिर मेरा इमेज और थोड़ा दूर हो गया। ठीक है, स्टार्टिंग में इमेज बन रहा था मेरा फोकस पे, फिर इमेज बना बिटवीन सी एंड एफ। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास लेके आया सी के ऊपर, तो फिर मेरा इमेज भी सी के ऊपर बन रहा था। जैसे मैं ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास लेके आया तो फिर मेरा इमेज और दूर जा रहा था। ठीक है, और दूर जाते जाते उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा था। ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये प्लीज याद रखना कि इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन द फोकस एंड द पोल देन द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। सिर्फ एक ही सिचुएशन होता है इन कॉनकेव मिरर जहां पर वर्चुअल इमेज बनता है जो कि मैग्नीफाइड है। ओके, और एक ही सिचुएशन रहता है कॉनकेव मिरर में जहां पर इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट, एंड एक ही सिचुएशन होता है कॉनकेव मिरर में जहां पर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। क्लियर है? आगे बढ़े। क्लियर है ना? विल मूव अहेड। आगे बढ़े, थम्स अप दे दो, फिर आगे बढ़ेंगे। किसी के पास कोई भी डाउट है तो पूछ लो, कि डरो मत। ठीक है, सबने थम्स अप दे दिया। ओके, तो अब एक और टर्म हम लोग देखेंगे विच इज मैग्निफिकेशन, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टर्म क्या है मैग्निफिकेशन? सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूँ मैग्निफिकेशन क्या है, कि वो अपने ओरिजिनल साइज के कंपैरिजन में कितना बड़ा हो गया इमेज, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। यानी कि रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज मैग्निफिकेशन। ठीक है, और मैग्निफिकेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अब ये होते क्या? मान लो कि मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, इतने साइज का है, और मेरा इमेज बन रहा है इतने साइज का, तो फिर ये जो मैग्निफिकेशन हो रहा है ये साइज में हो रहा है मैग्निफिकेशन, यानी कि लेंथ वाइज में मैग्निफिकेशन हो रहा है, यानी कि हाइट के अकॉर्डिंग मैग्निफिकेशन हो रहा है। यहाँ पे हाइट चेंज हो रहा है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। लेकिन मान लो मेरा ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट, और ये मेरा इमेज बन रहा है।
यहाँ पर क्या हाइट चेंज हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या चेंज हो रहा है? लेंथ चेंज हो रहा है। जहाँ पर लेंथ चेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। क्लियर है? जहाँ पर हाइट चेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जहाँ पर लेंथ चेंज होता है उसे हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो फिर अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है? सिंपल टर्म्स में मैग्निफिकेशन क्या है, जिसे हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, एम इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि इमेज का साइज है डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल गिव मी मैग्निफिकेशन का रेशियो। ओके, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर मैं कहूँ कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, जिसे मैं एम टी कह रहा हूँ, ठीक है, टी क्यों? बिकॉज दैट इज द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। सो एम टी इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वाला एग्जाम में आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते अब लिखा। डायरेक्टली एग्जाम में कोई भी नहीं पूछता कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालो, लेकिन इनडायरेक्टली हाँ ज़रूर पूछते हैं। उसके ऊपर एक क्वेश्चन भी है, वो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो चिंता मत करो। ठीक है। तो मान लो दिस इज माई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, एंड यहाँ पे मान लो मेरा इमेज बन रहा है, और ये हो गया मेरा हाइट ऑफ इमेज। तो फिर मैंने कहा था इन साइन कन्वेंशन कि ऑल द डिस्टेंसेस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव एंड ऑल द डिस्टेंस बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। अब अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करूंगा तो फिर मुझे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव, और मेरा हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव। क्यों? क्योंकि मुझे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाना पड़ता है, तो फिर मेरा हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा नेगेटिव। ओके, क्लियर है? इतना आगे बढ़े। ठीक है, तो इसका एक ही फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, एम टी यानी कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, इट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इसे हम लोग कह सकते हैं विच इज नेगेटिव वी बाई यू। नेगेटिव वी क्या है? वी इज द इमेज डिस्टेंस एंड यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसके पहले एक नेगेटिव सिंबल, नेगेटिव सिंबल को भूलना मत। ठीक है, क्योंकि लेंस के अंदर हम लोग एक और डिफरेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, लेंस के अंदर ये नेगेटिव साइन नहीं रहता। ठीक है, बस उस एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना। ओके, मिरर के अंदर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव वी बाई यू, या फिर हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक छोटा सा डेरिवेशन। ठीक है, क्या ये डेरिवेशन आपको रटना है, क्या याद रखना है? बिल्कुल नहीं। अगर आपसे फाइनल फॉर्मूला याद होता है वेल एंड गुड, अगर आपसे फाइनल फॉर्मूला याद नहीं होता है तो फिर डेरिवेशन समझ लो। ठीक है, आसानी से जाके डेरिवेशन कर लेना, फॉर्मूला अपने आप क्रैक कर लोगे। ओके, एक मिनट पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू मिरर इक्वेशन 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को दोनों को u से मल्टीप्लाई करना, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को हम लोग u से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पूरी इक्वेशन को हम लोग u से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा u बाई एफ इज इक्वल टू u बाई वी प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? प्लस 1 कैसा है सबको पता चल रहा है ना? 1/v प्लस 1/u को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ u से, तो ये हो जाएगा u बाई वी प्लस u बाई u विल बी नथिंग बट 1, तो ये हो जाएगा u बाई वी प्लस 1। ओके, ठीक है, अब यहाँ से u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ माइनस 1। क्यों? क्योंकि अब मैंने क्या किया, मैं u बाई वी को यहीं पे रख रहा हूँ और 1 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहा हूँ, तो फिर ये हो जाएगा u बाई एफ माइनस 1। ठीक है, तो u बाई वी इज इक्वल टू u बाई एफ माइनस 1। ओके, तो फिर अब इस पार्ट को सॉल्व कर दो, u बाई एफ u बाई वी इज इक्वल टू u माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ। ठीक है, यानी कि अब अगर इस चीज़ को मैं इन्वर्स कर दूंगा तो फिर v बाई यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड को मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, राइट हैंड साइड को भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा नेगेटिव वी बाई यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ डिवाइड बाई यू माइनस एफ। अब नेगेटिव वी बाई यू क्या है? दिस इज नथिंग बट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ना, एम टी क्या था? इट वॉज हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव वी बाई यू। ठीक है, फिर इस पूरी चीज़ के बदले मैं लिख दूंगा एम टी विच इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन विच इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ। या तो आप इसे याद रख लो या फिर आप इसे याद रख लो, दोनों सेम ही है। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में नेगेटिव को मैंने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, तो फिर ये हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू।
मेरा पर्सनल सजेशन, आप इसे याद रखो, ठीक है। क्या ये डेरिवेशन आपको रटना है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये डेरिवेशन आपको याद रखना है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं भी आए तो इट इज नॉट एन इशू, ठीक है। बस इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को याद रख लेना, नीट में ये फॉर्मूला यूज करना है हमें, ओके। क्लियर है? कोई डाउट किसी के पास नहीं है ना? सभी लोग ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुनो इस चीज़ को। 30th को हमारा गूगल मीट होगा, ठीक है। आई वॉन्ट एवरी वन टू अटेंड दैट। और गूगल मीट में मेजरली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? बैकलॉग्स। अब आप सभी का प्रॉब्लम एक ही, विच इज बैकलॉग। तो फिर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है, ठीक है। बैकलॉग्स को कैसे कवर करना है, साथ ही साथ कैसे नेक्स्ट टेस्ट के लिए भी प्रिपरेशन करना है, ठीक है। कैसे टाइम को डिवाइड करना है, कैसे रिविजन करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके। मेक श्योर कि यू जॉइन दैट गूगल मीट, ठीक है। इट विल बी ऑन 30th। ये बता दो कि किस टाइम पर तुम्हें चाहिए गूगल मीट उस दिन। क्या आपको मॉर्निंग चाहिए, आपको आफ्टरनून पे चाहिए, या फिर इवनिंग पे चाहिए? टाइम बता दो कि तुम लोग कब फ्री रहोगे, ताकि मैं उसी टाइम पे स्केड्यूल कर पाऊँ। गूगल मीट सब ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेजरली हम लोग बैकलॉग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बता दो कि किस टाइम पर। मॉर्निंग? हाँ अब लिप्सा उस दिन एग्जाम भी है। आफ्टरनून? तो कुछ लोग आफ्टरनून कह रहे हैं, कुछ लोग इवनिंग कह रहे हैं। आफ्टरनून, इवनिंग, अच्छा 4 बजे रख लें, 4 बजे के आसपास, क्योंकि कुछ लोग इवनिंग बोल रहे हैं, कुछ लोग आफ्टरनून बोल रहे हैं, तो फिर 4 बजे के आसपास रख लेंगे, ठीक है। बीच में रख लेंगे। 4 बजे के आसपास रख लेंगे, ठीक है। ओके अब लिप्सा, ओके प्राची, ठीक है। हाय धीरज, हाय, ठीक है। तो फिर सब लोग ज्वाइन कर लेना विदाउट एनी फेल, ठीक है। मेजरली हम लोग बैकलॉग के बारे में डिस्कस करेंगे इन दैट गूगल मीट, ओके। अच्छे स्लाइड्स प्रिपेयर करके लाऊंगा, एंड आई गिव यू माय टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने यूज़ किया था ड्यूरिंग माय नीट प्रिपरेशन, ठीक है। मैंने कैसे फिजिक्स याद किया था, कैसे मैंने बायो याद किया, केमिस्ट्री याद किया, सब बता दूंगा, ओके। ठीक है, ठीक है। हाँ धीरज बताओ, बताओ धीरज क्या हुआ? धीरज आप लिख दो कि आपको क्या बताना है, ठीक है। विल स्पीक अबाउट दैट। तब तक हम लोग एक और छोटा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। अब प्रीवियस डेरिवेशन में हमने क्या किया, हमने लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को यू से मल्टीप्लाई किया था। अब मैं कह रहा हूँ कि वी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जो इक्वेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, उसे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को v से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस v/u इज इक्वल टू v/f। इसे वापस आप सॉल्व करोगे तो फिर आपको मिलेगा mt इज इक्वल टू नेगेटिव v माइनस f बाई f, ठीक है। क्लियर है? इसे आप सॉल्व भी कर सकते हो। v/u को लेफ्ट हैंड साइड में रखो, 1 को राइट हैंड साइड में लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा v/f माइनस 1, तो ये हो जाएगा v माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ, ओके। तो नेगेटिव v/u इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v माइनस एफ बाई एफ। तो फाइनल फॉर्मूला बस ये आपको याद रखना है। सबको समझ में आ गया? क्लियर है? कोई इशू नहीं है ना? खादिलो, EROP, EROP क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। ये बताओ अभी तक तो चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना? सिंपल लग रहा है, इजी लग रहा है? सिंपल फॉर्मूलाज है, सिंपल साइन कन्वेंशन भी समझ में आ गया, ठीक है। चैप्टर अभी तक कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं लग रहा है ना? अच्छा मतलब मैं ओपी हूँ, अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। खा दिलो, समझ में आ गया। आपका मतलब ये है कि मैं ओपी हूँ, ओके ठीक है। अभी तक चैप्टर सिंपल था ना? आगे बढ़े। इस चैप्टर का वेटेज कितना है? इस चैप्टर का वेटेज इज 3 to 4 क्वेश्चन आते, तो आप रख लो अराउंड 12 to 16 मार्क्स का रहेगा। दिस इज द हाईएस्ट वेटेड चैप्टर आफ्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज रे ऑप्टिक्स।
इसलिए मैंने सोचा कि 3 to 4 लेक्चर्स हम लोग देंगे। हाँ, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चंस, हाँ आ गया क्वेश्चन आ गया, देखो। तो क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। अब ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, सब कुछ बता दूंगा। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम दिया गया हमें, ठीक है, जहाँ पे दिया गया फोकल लेंथ इज इक्वल टू एफ, ओके, एंड फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। यानी कि जहाँ पे इमेज बनेगा तो फिर उसका कोऑर्डिनेट्स निकालो। कोऑर्डिनेट्स यानी कि उसका एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस है और वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस है। यानी कि बेसिकली हमसे पूछा गया कि हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड आउट कर और उसके साथ साथ टू इमेज डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर। यानी कि एच आई एंड वी दोनों कैलकुलेट करना है। ओके, ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। देखो, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना ही मुझे इमेज डिस्टेंस दिया गया है या फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है या फिर ना ही मुझे ऑब्जेक्ट का हाइट दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया। बस एक सिंपल डायग्राम है और दिया गया है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। तो फिर अप्रोच कैसे करना है, देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं लेकिन मेरे पास, विच इज एक्स नॉट एंड वाई नॉट। एक्स नॉट क्या है, इट इज द डिस्टेंस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। वाई नॉट क्या है, इट इज द डिस्टेंस अलॉन्ग द वाई एक्सिस। इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप ऐसे डिवाइड कर लो ना, ये पॉइंट हो गया अलॉन्ग द एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस या फिर मेरा ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगा, ठीक है, नॉट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेकिन ऑब्जेक्ट हाइट हो जाएगा ये। ओके, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हाइट हो गया, यानी कि एच ओ इज इक्वल टू वाई नॉट। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है ना। ब्लॉक क्यों नहीं कर देते, एक सेकेंड, लेट मी सी। मैंने ब्लॉक तो कर दिया लेकिन मुझे पता नहीं कि आपके साइड में क्या वो ब्लॉक दिख रहा है, क्या मैसेजेस अभी दिख रहे हैं, अभी भी मैसेज दिख रहे हैं, नहीं ना, इट्स ऑल क्लियर, क्लियर है ना। ओके, ठीक है, अब क्वेश्चन की ओर फोकस अब, ठीक है, फोकस ऑन द क्वेश्चन। अब इस पर्टिकुलर डायग्राम से मुझे ये पता है कि एच ओ इज इक्वल टू वाई नॉट, यानी कि मेरा जो ऑब्जेक्ट का हाइट है दैट इज इक्वल टू वाई नॉट। ओके, दिख रहा है क्या, ओके, लेट मी एक सेकेंड मैं देखता हूँ। विद इन 2 मिनट्स विल बी ब्लॉक्ड, टेंशन मत लो, 2 मिनट के अंदर वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पे फोकस करो भाई, ठीक है, 4 सेक्शन पर फोकस मत करो, क्वेश्चन पे फोकस करो, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे पास कोई भी डिस्टेंस नहीं है, नहीं दिया गया, विच इज 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, कुछ नहीं दिया गया, बस एक्स नॉट और वाई नॉट दिया गया। इसका मतलब मैं ये डिकोड कर सकता हूँ कि एच नॉट विच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वाई नॉट, ठीक है, क्योंकि वाई नॉट इज द डिस्टेंस अलॉन्ग द वाई एक्सिस एंड एक्स नॉट इज द डिस्टेंस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। यानी कि ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स नॉट। ये वाला डिस्टेंस क्या है, इट इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि यू का वैल्यू इज एक्स नॉट एंड एच ओ का वैल्यू इज वाई नॉट। इतना क्लियर है, इतना मैंने डिकोड कर लिया क्वेश्चन को देख के, ठीक है, क्वेश्चन को देख के मैंने इतना डिकोड कर लिया। ओके, तो फिर अब नेक्स्ट चीज़ ये बताओ कि क्या एक्स नॉट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये बताओ एक्स नॉट पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, सिंपल चीज़ बता दो, पॉजिटिव या नेगेटिव। साइन कन्वेंशन यूज करो और बताओ कि क्या एक्स नॉट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, और क्या एच नॉट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव, इतना बता दूं। ओके, प्राची नेगेटिव बोल रही है, ओके, सभी लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, ठीक है। तो एच नॉट विल बी पॉजिटिव एंड एक्स नॉट विल बी नेगेटिव। हाँ प्राची, एच नॉट इज पॉजिटिव एंड बाकी इज नेगेटिव। नहीं रियाज, एक्स एंड वाई बोथ विल नॉट बी पॉजिटिव, नहीं नहीं नहीं, एक्स विल बी नेगेटिव। डोरमी एक्स नॉट विल बी नेगेटिव, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्यों है नेगेटिव, देखो मैं बताता हूँ। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो गया, देखो सबसे पहले एच नॉट का देखो, एच नॉट हो गया ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। मैंने कहा था कि प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी डिस्टेंस हम लोग ऊपर मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, यानी कि एच नॉट विच इज इक्वल टू वाई नॉट इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो ये तो सॉर्टेड है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हमारा
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करना है, यहाँ से ऐसे होगा। अब अगर यहाँ से निकल रहा है मेरा इंसिडेंट लाइट रे ऐसे, जो कि स्ट्राइक कर रहा है वापस, तो फिर दिस डायरेक्शन इज टेकन पॉजिटिव और ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मुझे मेजर करना है पोल से, ठीक है। तो फिर पोल से मैं लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए, यानी कि पोल से मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर ये डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव। समझ में आया सभी को? क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि एक्स नॉट मेरा नेगेटिव है और मेरा एच नॉट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब सिंस ये मेरा एक कॉनकेव मिरर है, तो फिर इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, इतना भी मुझे पता है। ये तो सिंपल चीज है ना कि इसका फोकल लेंथ will be नेगेटिव, ओके। एक सेकेंड यार, ये चार्जर वापस निकल गया, एक सेकेंड देना। हाँ जी, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। अब मैंने क्या क्या डिकोड किया क्वेश्चन से, मुझे ये पता चल गया कि u इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। नेगेटिव क्यों? बिकॉज इट इज अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। और फोकल लेंथ इसका नेगेटिव है सिंस ये कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो अब मैं अप्लाई करूंगा मिरर फॉर्मूला विच इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मुझे ये पता है कि f इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पे फोकल लेंथ का डिस्टेंस f ही दिया गया क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर मेरे पास फोकल लेंथ है और u भी है मेरे पास, लेकिन मुझे v कैलकुलेट करना है। मैंने क्या बोला था, जो भी चीज़ कैलकुलेट करना है उसे छोड़कर बाकी सारी चीज़ों को सब्स्टिट्यूट कर दो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन एंड मैग्नीट्यूड, आपको ऑटोमेटिकली जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो वो मिल जाएगा विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। यानी कि अगर मुझे 1/v कैलकुलेट करना है तो फिर मैं 1/v को छोड़ के 1/u एंड 1/f दोनों सब्स्टिट्यूट कर दूंगा विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन, ठीक है। और फिर मुझे 1/v मिल जाएगा विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। अब सर रुको, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आंसर क्या होगा, ठीक है। ओके, तो फिर अब मुझे कैलकुलेट करना है 1/v क्या होता है। तो 1/v इज इक्वल टू 1 नेगेटिव ऑफ f, नेगेटिव f क्यों? क्योंकि इट इज अ कॉनकेव मिरर, तो फिर फोकल लेंथ इज नेगेटिव, ठीक है। तो फिर u का वैल्यू क्या है? इट इज नेगेटिव ऑफ x नॉट, तो फिर x नॉट को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो नेगेटिव x नॉट, ठीक है। तो फिर अब मुझे ये कैलकुलेट करना है, तो फिर बाकी सब चीज़ों को रीअरेंज करके कैलकुलेट कर लो। आपका फिजिक्स बस यहीं तक था, यहाँ तक आपका फिजिक्स था। इसके बाद आपका बेसिक मैथ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको रीअरेंज करना है, प्लस माइनस करना है, बेसिक मैथ हो जाता है। तो फिर यहाँ से 1/v विल बी इक्वल टू 1/x नॉट माइनस 1/f। तो फिर इसे आप वापस सॉल्व करोगे तो 1/v इज इक्वल टू f माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई f इंटू एक्स नॉट, ठीक है। इस चीज़ को मैंने बस सॉल्व किया है, तो ये इक्वेशन देगा मुझे। तो फिर v क्या होगा? मुझे इस पूरी चीज़ को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा टू गेट v, ठीक है। ये 1/v का आंसर है, तो v विल बी f इंटू एक्स नॉट डिवाइड बाई f माइनस एक्स नॉट। तो ये क्या है? दिस थिंग विल गिव मी द इमेज डिस्टेंस। v क्या है? v इज द इमेज डिस्टेंस, ठीक है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया विच वॉज द इमेज डिस्टेंस कैलकुलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हमें कैलकुलेट करना है कि इमेज का हाइट क्या होगा। देखो, मैग्निफिकेशन का सिंपल फॉर्मूला था हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि था नेगेटिव v बाई यू। इसी चीज़ को हमने मॉडिफाई किया था और हमें मिला था f डिवाइडेड बाई f माइनस यू, ठीक है। मॉडिफाई किया था हमने इस इक्वेशन को और हमें ये वाला मिल गया था विच वॉज f डिवाइडेड बाई f माइनस यू इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। फोकल लेंथ मेरा नेगेटिव है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मेरा नेगेटिव है, यानी कि ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ f डिवाइडेड बाई नेगेटिव f माइनस नेगेटिव एक्स नॉट, ठीक है। अब दिस होल थिंग इज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसे आप वापस सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव f डिवाइडेड बाई एक्स नॉट माइनस f, यानी कि दिस थिंग इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई f माइनस एक्स नॉट, ओके। यानी कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाई f माइनस एक्स नॉट। लेकिन हमें ये भी पता है कि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है? हाइट ऑफ इमेज, यानी कि HI कैलकुलेट करना है। अब यहाँ से सिंपल चीज़ है, बेसिक मैथ अप्लाई करना है। यहाँ से HI क्या होगा? HO को लेफ्ट हैंड साइड लेके चल जाओ। तो फिर यहाँ से HO क्या था? HO हमने कैलकुलेट किया था ना, HO क्या था? इट वॉज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वॉज y नॉट, जो कि पॉजिटिव था। कैलकुलेट किया था हमने स्टार्ट में। तो फिर HO इज इक्वल टू y नॉट विच इज पॉजिटिव।
यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, एच ओ के बदले वाई नॉट विच इज पॉजिटिव, तो फिर यहाँ से एच आई क्या होगा, इट विल बी वाई नॉट इंटू एफ डिवाइड बाई एफ माइनस एक्स। तो फिर ये हो गया हमारा हाइट ऑफ इमेज, यानी कि हमारा इमेज मान लो रिफ्लेक्शन के बाद बन रहा है यहाँ कहीं पर, तो फिर इसका वी नॉट और इसका v और h i हमने कैलकुलेट कर लिया है। v का वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और h i का वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो फिर हमने सक्सेसफुली कैलकुलेट कर लिया कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ठीक है, आई अग्री कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन क्वेश्चन सिंपल था। मेन ऑब्जेक्टिव ये कि आपको क्वेश्चन समझ में तो आ गया ना, कोई ऐसा चीज़ नहीं था जो दिमाग के ऊपर से गया। स्टेप बाय स्टेप इजीली मैंने एक्सप्लेन किया पूरा क्वेश्चन। क्लियर है सीसी? ठीक है, आगे बढ़े ना। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक और क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म। अब एलिप्सा जो आपने क्वेश्चन पूछा था ना रिगार्डिंग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग लेक्चर एंड करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या आपको क्या आप ये चाहते हो कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूं या फिर आपको ये होमवर्क क्वेश्चन चाहिए? इसका आंसर मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, विदाउट फेल पक्का भेज दूंगा टेलीग्राम पर। होमवर्क क्वेश्चन की और मैं आपको चाहिए ये वाला क्वेश्चन, या फिर आपको अभी सॉल्व करके मैं दिखा दूँ? बताओ, सॉल्व करके बताऊँ? ठीक है, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ओके, कोई इशू नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये ऑल ऑफ फ्री, सॉल्व करके बता देता हूँ। ओके अब सर, ओके ठीक है, ध्यान से देखो। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है इससे पहले मैं हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे मेरा मिरर है विच इज अ कॉनकेव मिरर। यहाँ पे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये पर्टिकुलर बीकर मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे इस पॉइंट का डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। ओके, एंड इस एंड का डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो फिर ये वाला डिस्टेंस जो है बीकर का जो लेंथ है दिस इज 10 सेंटीमीटर, ये तो सबको पता ही है ना। ये अगर 30 है और ये अगर 40 है तो फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में दिया गया कि फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव? बिकॉज इट इज अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्वेश्चन में अब ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, यानी कि ये जो पर्टिकुलर बीकर है ना हमारा, इससे लाइट रेज निकलेंगे। ठीक है, लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद कहीं पे तो इमेज बनेगा। मान लो इमेज यहाँ पे बन रहा है, तो फिर ये जो इमेज का लेंथ है ना, ये पर्टिकुलर लेंथ, इसे कैलकुलेट करो, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो फिर इसे अप्रोच कैसे करूंगा? ध्यान से सुनो कि अप्रोच कैसे करूंगा, इसके बाद तो सिंपल है क्वेश्चन। अप्रोच ऐसे करना है, देखो फोकल लेंथ दिया गया है एज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर फोकल लेंथ मेरा 20 सेंटीमीटर, तो फिर ये बताओ कि सी का वैल्यू क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी का वैल्यू क्या होगा बताओ मुझे, सेंटर ऑफ कर्वेचर का वैल्यू क्या होगा? आई वॉन्ट एवरी वन टू पे अटेंशन ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, 40 होगा। एवरीबडी आंसर क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा इसमें, अगर फोकल लेंथ मेरा 20 सेंटीमीटर है? ओके 40 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो सी का वैल्यू 40 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे जो ये जो डिस्टेंस दिया गया दिस इज अगेन 40 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला एज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही सिचुएटेड है। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सिचुएटेड है तो फिर उसका इमेज कहाँ पे बनेगा ये बता दो। सिंपल क्वेश्चन, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैंने रखा है तो फिर उसका इमेज कहाँ पर बनेगा बताओ? सी पर ही बनेगा। हाँ बिल्कुल, तो उसका इमेज भी सी पर ही बनेगा, लेकिन पूरे बीकर का इमेज नहीं बनेगा, सिर्फ इस पर्टिकुलर साइड का इमेज सी पर बनेगा। हाँ गणेश, सेम साइज एंड उसी पॉइंट पर बनेगा। ओके ठीक है, इतना तो सबको क्लियर हो गया, यानी कि ये वाला जो लेंथ है इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बीकर, सिर्फ इस पार्ट का इमेज यहाँ पे बनेगा ऐसे, और वो सेम साइज का रहेगा। ठीक है, तो फिर मैंने आधे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं इस पर्टिकुलर पार्ट का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को आप अपना इमेज मान लो। ठीक है, इस इमेज का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, सॉरी इमेज नहीं ऑब्जेक्ट, आई एम रियली सॉरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, अब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूंगा, इसे आप अपना सेकेंड ऑब्जेक्ट मान लो। ठीक है, तो फिर अब मैं कह रहा हूँ कि इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, तो फिर इसका इमेज कहीं पे बनेगा, मान लो कि इसका इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है। ओके,
ठीक है। लेट्स अज्यूम कि इस पर्टिकुलर पार्ट का इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो फिर अब मेरे पास इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस है, दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर लूंगा तो फिर मुझे लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द इमेज, सॉरी। समझ में आया? तो फिर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज। इमेज का टोटल लेंथ निकालना था, जो कि होगा ये वाला लेंथ, इन दोनों के बीच में जो लेंथ होगा वही होगा मेरा इमेज लेंथ। समझ में आया कैसे अप्रोच करना है? तो फिर इस पूरे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया मैंने, मैंने ये देखा कि मुझे कैलकुलेट करना है कि इमेज का डिस्टेंस क्या है, वो कैलकुलेट करना है मुझे, ठीक है। तो फिर क्या मैं पूरे बीकर को लेके सॉल्व करूंगा? नहीं, मैं सिंपल मेथड लॉजिकली सॉल्व करूंगा। लॉजिकली सॉल्व करते हैं। अगर ये वाला पार्ट मेरा बीकर का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है तो फिर मेरे को पता है कि मेरा इमेज भी इधर ही बनेगा। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बीकर को ही डिवाइड कर दिया। ये है मेरा पार्ट 1, ये मेरा पार्ट 2, ये मेरा पार्ट 3, यानी कि 3 इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, ठीक है। तो फिर इसे मैंने सॉल्व कर लिया। सेकेंड पार्ट रिपीट करना है। ओके प्राची, देखो ये वाला पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि इस बीकर को है ना, इसको आप डिवाइड कर लो इनटू 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया सेकंड ऑब्जेक्ट, और ये हो गया थर्ड ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी पर बनेगा अगर फोकस पर है तो। हाँ हाँ शिव, जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर है सिर्फ तब इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा। ओके प्राची, यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला कि इस पर्टिकुलर बीकर को मैं डिवाइड करूंगा 3 पार्ट में, ठीक है। मैं पहले पार्ट का इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। फिर मैं सेकेंड पार्ट का इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं दोनों को सबट्रैक्ट कर दूंगा तो फिर मुझे ये बीच वाले का डिस्टेंस आएगा ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इस पार्ट का कैलकुलेट किया कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा, जो कि यहाँ पे बनेगा 40 सेंटीमीटर पर, ठीक है। और फिर मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट का इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट किया। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर पार्ट मेरा एक और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। अब रिफ्लेक्शन के बाद इसका इमेज मान लो कहीं यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो फिर अब इस वाले पार्ट जो कि ये है और इसके बीच में जो भी डिस्टेंस होगा, दिस विल गिव मी सेकेंड पार्ट का लेंथ। शिव रुको रुको रुको, मैं बताऊंगा, रुको मैं बताऊंगा। ओके शिव, रुको मैं बताऊंगा, डोंट गेट कंफ्यूज, काम डाउन काम डाउन। सबसे पहले प्राची का डाउट सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपके डाउट के ऊपर आएंगे। ओके, लिप्ति को भी कुछ समझ में नहीं है, ठीक है। रुको मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टार्टिंग से। ओके डोरमी, वेट वेट वेट, मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिनको समझ में नहीं आया अभी ध्यान से सुन लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अब क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है मैं से कि मुझे ये जो ऑब्जेक्ट है ना मेरा, ये पूरा बीकर ही मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि जो इमेज बनेगा इस बीकर का, मान लो कि इस बीकर का इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है, ओके। मुझे ये जो डिस्टेंस है ना, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है, मुझे लेंथ ऑफ द इमेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। हाँ शिव, हाँ। बाकी सब बाकी सब ध्यान दो जिनको समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट को स्प्लिट कर दिया, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये एक पर्टिकुलर पार्ट कंसिडर कर लूंगा, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट में कंसिडर कर लूंगा, और ये मैं अपना थर्ड ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। अब मैं इंडिविजुअली सारे ऑब्जेक्ट के इमेजेस को निकालूंगा और फिर मैं टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा। सबसे पहला चीज मैं कह रहा हूँ कि ये वाला पॉइंट जैसे मैं 1 कह रहा हूँ, दिस इज लोकेटेड ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं ये पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लोकेटेड है तो फिर उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, यानी कि इस पर्टिकुलर पार्ट का इमेज भी यहीं पर बनेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है? एवरीवन गॉट इट? डोरेमी, यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। लिप्ति, यहाँ तक क्लियर है? लिप्ति भी बताओ, क्लियर है यहाँ तक? क्यों, उसे भी डाउट था। ओके ठीक है, तो यहाँ तक हमारा सॉर्टेड है, यहाँ तक मुझे समझ में आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अब मैं इस पार्ट को कंसिडर करूंगा एज एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। मेरा बीकर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बीकर को स्प्लिट कर दे रहा हूँ। इस पार्ट को मैंने पहले स्प्लिट किया, अब मैं इस पार्ट को एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के तरह कंसिडर करूंगा, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो फिर उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। लेट्स अज्यूम कि उसका इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि इस पार्ट का इमेज, जिसे मैं 2 कह रहा हूँ, इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है जो कि 2 डैश है। अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फिर इसका इमेज कहीं यहाँ पे बन रहा है, ओके।
तो फिर इसका मुझे मिल जाएगा दिस डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर, इस पार्ट का डिस्टेंस इज 40 सेंटीमीटर। ओके, अब अज्यूम कर लेते कि इस पार्ट का डिस्टेंस इज 70 सेंटीमीटर। अज्यूम कर रहे हैं, मैं बोल नहीं रहा हूँ, अज्यूम करो कि 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, पोल से ये वाला डिस्टेंस है 70 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा ये गया कि फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज का टोटल लेंथ क्या होगा। यानी कि यहाँ पर ये जो इमेज बन रहा है ना मेरा नया बीकर, इसका ये वाला डिस्टेंस क्या होगा। क्योंकि अगर मुझे ये वाला डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस पता ही है तो फिर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, मेरा बीकर बन गया। यहाँ पे बीकर बन गया ना, तो फिर ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, इसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो फिर ये क्या होगा, ये होगा 70 - 40। समझ में आया अभी? हाँ लिखते 70 - 40 होगा। डोर में ऑल क्लियर, समझ में आ गया? अब लिप्स क्लियर? हाँ प्राची, डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, डिफरेंस। तो फिर मैंने किया क्या, मैंने दो पार्ट्स को कंसिडर किया और कैलकुलेट किया। अगर मैं चाहता तो थर्ड पार्ट को भी लेके सॉल्व कर लेता, लेकिन थर्ड पार्ट लेंथ वाइज है तो फिर उसे हमें डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फिर सिंपल मेथड क्या था, थर्ड पार्ट को निकाल दो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को कंसिडर करो, दोनों के इमेजेस को निकालो, दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा दैट इज योर डिस्टेंस ऑफ द इमेज या फिर लेंथ ऑफ द इमेज। समझ में आ गया? अब मुझे सच सच बताओ कि क्या ये क्वेश्चन सिंपल था या नहीं। समझने के लिए ये क्वेश्चन सिंपल था, हाँ या ना, इतना बता दो। क्वेश्चन सिंपल था या नहीं, इतना बता दो। लॉजिकली क्वेश्चन सिंपल था या नहीं, बस इतना बताओ। सिंपल था, आप अग्रीड? सिंपल था ना? यही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्टिक्स के सारे क्वेश्चन सिंपल रहते हैं। ठीक है, बस तुम्हें डिकोड करना आना चाहिए कि कैसे डिकोड करूँ क्वेश्चन को। चाहिए तो मैं इसे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके भी सॉल्व करता तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाता, लेकिन सिंपल मेथड में हम लोग ने अप्रोच किया और फिर सॉल्व किया। शिव कह रहे हैं कि भैया मुझे पहले ये क्लियर कर दीजिए कि जो पॉइंट नंबर 2 है वो फोकस पर है या नहीं। आप कह रहे हो कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो फोकस पर है या नहीं। एक सेकंड में क्लियर कर देता हूँ इस पूरी चीज़ को। ओके शिव, यहाँ पे देखो। शिव आप ये कह रहे हो कि क्या ये वाला ऑब्जेक्ट फोकस पर है या नहीं, आप ये पूछ रहे हो। अरे रुको रुको, मैं सॉल्व कर देता हूँ शिव का डाउट। देखो शिव आप ये पूछ रहे हो कि ये जो सेकंड पार्ट है ये फोकस पर है या नहीं, लेकिन शिव यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन में कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना और यहाँ पर पोल के बीच में डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में फोकस दिया गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा फोकस यहाँ पर आ रहा है 20 सेंटीमीटर पे। दिस इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला हमारा 30 सेंटीमीटर पर है, तो फिर ये फोकस पर नहीं है। क्लियर है? फिर समझ में आया? क्लियर है शिव? फोकस आपका 20 सेंटीमीटर पर है, लेकिन हमारा सेकंड पार्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस के पीछे है हमारा सेकंड पार्ट। शिव क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दे दो, फिर ही आगे बढ़ेंगे। विल वेट टिल शिव आंसर्स कि उसे समझ में आया या नहीं। ओके शिव, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में फोकस ड्रॉ नहीं किया था, लेकिन सिर्फ यहाँ पे दिया था कि फोकस इज 20 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं। अब क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये तो पता चल गया ना? क्लियर है? कैसे अप्रोच करना है ये पता चल गया। डिकोड हमने कर लिया क्वेश्चन को। फिजिक्स हमें जितना अप्लाई करना था हमने अप्लाई कर लिया। अब बेसिक मैथ अप्लाई करो। कैसे, मैथ बता रहा हूँ। देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखो सबसे पहला चीज़ हमें ये पता है कि फोकस इज ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, U1 इज 30 सेंटीमीटर, इसे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पार्ट 1। ठीक है, ये पार्ट 1 कंसिडर कर लो, इसे पार्ट 2 कंसिडर कर लो। ठीक है, तो U1 इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड U2 इज एट 40 सेंटीमीटर, जो कि क्वेश्चन में दिया गया। तो U2 इज 40 सेंटीमीटर। ओके, अब V2 क्या होगा, V2 विल ऑल्सो भी 40 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये अगर हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो फिर इसका इमेज भी यहीं पर बनेगा। तो फिर U2 हो गया इमेज डिस्टेंस ऑफ सेकंड पार्ट, जो कि होगा 40 सेंटीमीटर। अब V1 हमें कैलकुलेट करना है। V2 हो गया 40 सेंटीमीटर और V1 हमें पता नहीं है, कैलकुलेट करना है। V1 क्या है, इस पर्टिकुलर पार्ट का इमेज। ये जो हमारा पार्ट है ना, इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, ये जो डिस्टेंस है ये हमें कैलकुलेट करना है। ये हो गया V1। फिर अप्लाई करो अपना मिरर्स फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u।
तो 1/-20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/-30 सेंटीमीटर। मैं 1/v को छोड़ के बाकी सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। पॉइंट बस ये कि जो भी चीज़ मुझे कैलकुलेट करना है उसे छोड़कर मैं बाकी सब सब्स्टिट्यूट कर दूंगा विद प्रॉपर साइन एंड प्रॉपर मैग्नीट्यूड, और फिर मुझे 1/v मिल जाएगा विद प्रॉपर साइन। ओके, तो फिर यहाँ से 1/v विल बी इक्वल टू 1/30 माइनस 1/20, जो कि हो जाएगा 1/v इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/60, यानी कि v1 का वैल्यू हो गया -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करने पर ही मुझे दे रहा है कि वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि फोकस से यानी कि मुझे पोल से लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा विच इज नेगेटिव साइड। तो फिर यहाँ से मैं नेगेटिव साइड चलूंगा 60 सेंटीमीटर, फिर ये हो गया 60 सेंटीमीटर और ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो फिर इमेज डिस्टेंस क्या होगा, 60 हो गया हमारा v1 और v2 हो गया हमारा 40 सेंटीमीटर। तो फिर इमेज डिस्टेंस हुआ ना 20 सेंटीमीटर, सॉरी इमेज लेंथ हो गया। डोरमी कह रही है हाँ ये इजी क्वेश्चन था, बस मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। बस यही चीज़, यही छोटी चीज़ में स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन देख के कभी पैनिक मत करना, ठीक है, आराम से बैठो और देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इफ़ यू कैन ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपल पार्ट, ब्रेक इट डाउन, फिर अटेम्प्ट करना क्वेश्चन को, ओके। और अगर क्वेश्चन नहीं बने तो फिर कोई बात नहीं, यू कैन ऑलवेज अटेम्प्ट इट अगेन एंड सॉल्व इट, ओके। सबको समझ में आ गया, क्लियर है? रे ऑप्टिक्स अब इजी लग रहा है, अब लग रहा है कि मैं सॉल्व कर पाऊंगा रे ऑप्टिक्स, मुझे समझ में आ सकता है रे ऑप्टिक्स, ऐसा लग रहा है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा कि रे ऑप्टिक्स बहुत भयंकर चीज़ है या मुझसे होगा नहीं या नहीं, वैसा सब क्लियर लग रहा है ना, सिंपल लग रहा है। रे ऑप्टिक्स आ रहा है समझ में, इट्स नॉट लाइक अ बिग डील, क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या चीज़ याद रखना है? पहला चीज़ 30th को गूगल मीट होने वाला है, ओके, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है। गणेश देखते हैं, स्टार्टिंग तो अच्छी है, आगे का जर्नी भी अच्छा ही होगा, बस साथ में रहो, ठीक है, साथ में चलो, जर्नी अच्छा होगा, ओके। तो फर्स्ट थिंग आई वांट यू टू नोटिस 30th को गूगल मीट होने वाला है, ठीक है। सेकेंड थिंग टू बी नोटेड है, लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, कमेंट में लिख दो कि इफ़ यू थिंक देयर इज एनीथिंग व्हिच आई कैन इम्प्रूव, देन फील फ्री टू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में #नोडर लिखना है। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये बता दो कि #नोडर इज़ आर हैशटैग विच वी यूज़, क्योंकि हमारा एक ही एम है कि मैं नीट 2025 तक आप में से फिजिक्स का डर को निकाल पाऊँ, ठीक है। मेरा गोल एक ही है कि आप में से फिजिक्स का डर निकाल पाऊँ, और एंड में कॉन्फिडेंस इतना रहना चाहिए कि आप जैसे ही नीट का पेपर खोलोगे पहले फिजिक्स ही अटेम्प्ट करो, उतना कॉन्फिडेंस तक लेके जाना है मुझे, दैट इज़ माई गोल। और आपका गोल ये है कि एफर्ट्स डालते रहना हमेशा, ओके। तो 30th को गूगल मीट अटेंड कर लेना, वहाँ पे हम लोग बैकलॉग्स के बारे में बात करेंगे, ओके। रे ऑप्टिक्स अब लग रहा है हो जाएगा, हाँ प्राची हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अरे पूरा 12th फिजिक्स ईजी है, ठीक है, बस ऐसे ही लोग बदनाम करके रखे कि अरे टफ है, ये है वो है एवरीथिंग, ठीक है। कमेंट सेक्शन में #नोडर लिख देना। और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता नहीं होगा पर्सनल मेंटरशिप के बारे में, तो पर्सनल मेंटरशिप पहली चीज़ कि इट इज़ समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव, ओनली अवेलेबल ऑन अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया पे इस स्केल पर कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको 1-on-1 इंटरेक्शन मिलेगा, यानी कि आपके पास आपका पर्सनल मेंटर रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं आपका मेंटर हूँ तो फिर मैं आपको संभालूंगा, डीपीपी से लेके आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, डेली टारगेट क्या रहना चाहिए, 30,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मिलता है विच इज़ डाउट फोरम। अब डाउट फोरम क्या है? वो एक ऐसा फोरम है ऐप के अंदर जहाँ पर आप कभी भी अपना डाउट लिख सकते हो, इमेज अटैच कर सकते हो, और मैं खुद उस डाउट को सॉल्व करके आपको वापस भेजूंगा, ठीक है। और ये जो आपके मेंटर्स है दीज आर फ्रॉम टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, जैसे एम्स हो गया, एएफएमसी जिपमर हो गया, और काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट। तो फिर इसके साथ आपको हैंडमेड नोट्स भी मिलेंगे टॉपर के, यानी कि एक टॉपर आपको खुद बता रहे कि वो कैसे टॉप किया था और आपको भी साथ में लेके जाएगा, ओके। दोज हु डोंट नो मी, आई एम हितेश गुप्ता, ठीक है, एंड मेरे नीट का स्कोर था 680, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, दिस वॉज ओरिजिनली प्राइस एट 5,000, लेकिन फिर हमने प्राइस कम किया टू 3,999, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करके विच इज HITSH4, आपको मिलेगा अप टू 1,000 रुपीज़ ऑफ, लेकिन दिस इज एप्लीकेबल ओनली टिल October 2nd। इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ October 2nd तक ही एप्लीकेबल है, ठीक है। तो फिर जाकर ले लो, ठीक है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो 5,000 ही पे कर रहे हैं, लेकिन मेरा कूपन कोड यूज़ कर लो HITSH4, आपको 1,000 रुपीज़ कम पड़ेगा, ओके, क्लियर है। सिर्फ October 2nd तक ही ये वैलिड है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना।
ओके, एंड उसके साथ साथ हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, जो कि होगा रे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर। इसके बाद आपको डीपीपी मिल जाएगा, उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं बने तो फिर पैनिक मत करना, ठीक है, पैनिक मत करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो को भी एक बार देख लेना, उसके बाद जाके वापस अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप में भी इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर द पर्सनल मेंटरशिप विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि आपके पास खुद एक टॉपर है, ठीक है, मतलब वो टॉपर आपको ही डेडिकेटेड है, वो आपके साथ रहेगा, आपको आपके जर्नी में रहेगा टिल नीट 2025, मैं भी रहूँगा साथ में, ठीक है। तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, यू कैन कंसिडर दिस। और इसमें से हमने 712 आउट ऑफ 720 मार्क्स प्रेडिक्ट भी किया था लास्ट ईयर, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर ऑलरेडी बूस्ट अप हो गए, फ्रॉम 400 टू सीधा 660, फ्रॉम 300 टू सीधा 580, ठीक है। तो ऐसे ही यू कैन ऑल्सो बूस्ट अप योर स्कोर, तो कंसिडर दिस, कूपन कोड यूज़ कर देना HITSH4 और कमेंट कर देना #NODER, एंड उसके साथ आपकी छुट्टी। सो यू कैन गो एंड एंजॉय नाउ, पढ़ते रहना, एंड नोट्स आपको मिल जाएगा, DPP भी सॉल्व कर लेना। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में गाइस, तो टेक केयर टिल देन, ओके, एंड क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। ओके, बाय गाइस।